अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन्फिनिटी पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ फिर से काफ़ी अरसे के बाद मौजूद हैं काशिफ। और काशिफ, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। वो लास्ट टाइम वाला आपका वो एतराज़ भी दूर कर दिया है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं नहीं नहीं, देखा। मैंने बिल्कुल देखा है और बड़ा अच्छा लगा। हाँ देखें, ये। कुछ सेंस भी बन रही है अब चीज़ों की कि हाँ, एक ही जैसे पैटर्न भी है, आपको बताया, अब मिक्स भी नहीं हो रहा। तो ये ऑल दो मुझे बड़ा अच्छा आइंस्टाइन रह लगा। गया बीच में। हाँ, आइंस्टाइन तो चले, वो तो एक ग्लोबल ह्यूमैनिटी के लिए भी उसने बड़ा काम किया हाँ। है। तो वो तो फिर एक साइंसदान उसकी कैटेगरी में आ जाता है ना। हाँ। तो आपने जिस तरह बाकी अल राजी, अल हेशम, ये सारे साइंसदान, इब्ने सीना, तो वो उन्हीं की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। चलो, गुड हो गया। तो बेसिकली द लास्ट टाइम वी लेफ्ट वी वर अराउंड 1990 और हिस्ट्री ऑफ जाइनिज्म के ऊपर बात कर रहे थे। तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल। मुझे हमने लास्ट टाइम मैंने आपको क्लाइमेट चेंज एजेंडा जो है वो आपके साथ डिस्कस किया। थॉरली। उसकी सारी साइंस बताई आपको कि ये कहाँ से सारी साइंस आई है। उसका कनेक्शंस बताए आपको कि डब्ल्यूएफ के फॉरम्स ने, उनके आईपीसीसी के पैनल्स के साइंटिस्ट ने कैसे इसको सारा एजेंडा बनाया, फिर उसको प्रोपोगेट किया। उससे पहले आप ये सारी चीज़ कंटिन्यूएशन है किसकी, जहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू होता है ग्रुप, बिल्डर्सबर्ग ग्रुप, जिसको मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। ये 52-3 से जो बिल्डर्सबर्ग की पहली मीटिंग है, उससे दो एजेंडे बेसिकली निकले जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो अभी तक मौजूद है उसको हमने समझा, और फिर उसके बाद अगला जो वर्ल्ड ऑर्डर 2000 के बाद से एक ऑर्डर बन रहा है। सही। अब इसमें आप एक चीज़ नोट करें अगर, कि जो फाइनेंस मॉडल है वो भी साथ साथ चेंज हो रहा है। 1970 तक फाइनेंस मॉडल बिल्कुल और है। अब फाइनेंस मॉडल कैसे कैसे चेंज हो रहा है, फाइनेंस मॉडल चेंज हो रहा है क्राइसिस के साथ साथ। जैसे यूएस में कोई क्राइसिस आता है उसके बाद वो फाइनेंस मॉडल चेंज करते हैं। बेसिकली ये उनका पर्पज़ ही है। जो पीछे बैंकर्स बैठे हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट हेज फंड मैनेजर्स, ऑल दिस पीपल, वॉल स्ट्रीट, जिनको आप वॉल स्ट्रीट कह लें इन शॉर्ट टर्म्स। तो ये जो वॉल स्ट्रीट ईवल है, इसने जैसे 1907 जेपी मॉर्गन ने अमेरिकन ट्रस्ट फंड्स को ख़त्म करने के लिए क्राइसिस क्रिएट किया, मतलब और भी फैक्टर्स साथ इंक्लूडेड, उसको खुद ख़त्म किया रॉकफेलर्स और उनके साथ मिलके उससे निकाला, और उसके बाद खुद इतनी वेल्थ एक्यूमुलेट कर ली कि $26 बिलियन जो है 2026 में वॉल स्ट्रीट की जो टोटल है उसमें से $22 बिलियन जेपी मॉर्गन का था। अब ये जैसे हर क्राइसिस के बाद वो पैसा बनाते हैं, लेकिन इससे एक और बड़ी चीज़ आई जो हमने डिस्कस की, कि फेडरल रिजर्व केम इन टू बींग द फर्स्ट टाइम, जिसमें प्राइवेट बैंकों से मिलके जो सारा पैसा मॉनेटरी पॉलिसीज अब बनाने लग गया। दूसरा क्राइसिस आता है 1920, इसके बाद जो एक स्वेयर डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आता है 29 में। अब 29। जो 29 का क्राइसिस है, अगर आप उसको देखें तो वो भी सेम, जैसे हमने आई थिंक पहले भी उसको डिस्कस किया था, वो भी सेम, बैंकर्स ने ओवर स्पेकुलेशन से, डिमांड बहुत ज़्यादा, डिमांड है नहीं, सप्लाई पीछे से बहुत ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल दोज इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग मेनली, जो जितनी प्रोडक्ट्स, बिजनेसेस, एग्रीकल्चर मेनली, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए बाद में क्राइसिस क्रिएट किया। डिप्रेशन अपनी पीक पे, इवन लोग हंगर, स्टारवेशन से मर रहे हैं। लोग, आपने इमेजेस देखे होंगे, डिप्रेशन में लोग अपने बच्चे बाहर सड़क पे रख के बेच रहे हैं। 29 की डिप्रेशन की 29 का बिल्कुल डिप्रेशन ऐसे में ही। बच्चे सड़क पे रखे हुए हैं, जो बच्चे भी हैं इतने ज़्यादा, ऐसे लग रहा है कि वो इंसानों के बच्चे नहीं हैं, मेल न्यूट्रिशन और बहुत ज़्यादा। तो ये सारा इवल क्रिएट किया इन्होंने। बेसिकली दिस इज़ अ गेम फॉर देम, मतलब दे डोंट केयर अबाउट यू, मतलब दे डोंट केयर अबाउट अस। वो इंसानों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एलीट्स, इसको आपने अगर अगर रिलेट करके समझना हो ना, वो एलीट्स आपसे बहुत दूर बैठे हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन नहीं होता, वो आपको शेडोई गवर्नमेंट से कंट्रोल करते हैं, तो आपको चीज़ों की समझ नहीं लगती। अगर आपने इसको समझना हो तो आप इसको सादा लफ्ज़ों में इस तरह समझें, जो अपने मुल्क की एलीट होती है उससे भी नीचे आ जाएं, जो आपके मोहल्ले में, जो आपका, आपके अब पॉलिटिशियंस आ गए, एमएनएज, एमपीएस, आप उनको देख लें, उनका आपके साथ कितना कनेक्शन होता है, आप उसको भी छोड़ दें। आप अपने ऊपर रेट्रोस्पेक्ट करें। एज ए इंसान आप ये तो कर सकते हैं, आप इंट्रोस्पेक्ट करें अपने अंदर कि हम एज ए इंसान खुद कितने लोगों की केयर करते हैं, द पीपल अराउंड अस, जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं या जो लोग हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेट, हम उनकी कितनी केयर करते हैं। हम अपनी केयर करते हैं, अपनी फैमिली की केयर करते हैं अगर हम बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, बिल्कुल अपनी ऐसे। फैमिली की, अगर थोड़ा सर्कल बड़ा है तो अपने रिश्तेदारों की, अगर उससे थोड़ा बढ़ गया अपने दोस्तों की, अगर बड़ी छलांग मार ली तो अपनी सोसाइटी, अपने मोहल्ले की। दैट्स इट। ये इंसानों की बेसिकली एक नेचर है। तो अगर अब हम, बेसिकली इन एलीट्स ने क्या किया, उन्होंने अपने आप को अपना शुरू दिन से एक सेवियर बना के पेश किया। जैसे जैसे
ह्यूमन सिविलाइजेशन की एवोल्यूशन हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए, वर्कर्स मूवमेंट शुरू हुई, नीचे से लोगों ने अपने राइट्स मांगे, ऊपर उन्होंने उनको थोड़े थोड़े राइट्स देने शुरू कर दिए। जब भी कोई राइट्स मिले, अगर वो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा आपको पता है जो फर्स्ट बिल्कुल बिटवीन ऐसे द किंग्स एंड अगर वो है तो वो लोगों की वजह से साइन करना पड़ा। लोग नीचे से उठ रहे थे, जो वर्कर्स मूवमेंट्स जो रेवोल्यूशंस आए नीचे से, रिनाइसेंस के बाद वो नीचे से लोगों को अपने शऊर आया, अपने राइट्स के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए, तो वो लोग उठना शुरू हुए। सो बेसिकली अब 19 जो सेकंड डिप्रेशन है उससे पहला फेडरल रिजर्व सेंट्रली कंट्रोल कंट्रोल बेसिकली जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको वो कंट्रोल को आहिस्ता आहिस्ता एक जगह पे चैनलाइज करके ऊपर टॉप पे लेके आ रहे हैं। और मीन वाइल जो अमेरिका का पूरा सिस्टम, पूरी गवर्नमेंट, उसको उन्होंने हैक किया साथ, मतलब एक तरह से उसके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल हाईजैक कर लिया अंदर से। और ये उन्होंने कब से शुरू किया, मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वॉर टू से भी बहुत पहले, जब वॉल स्ट्रीट में आना शुरू हुए 1760s में। हाँ जो यूरोप से बिल्कुल एशकेनाजी जूस आके उन्होंने बटन वुड्स एग्रीमेंट, सारी चीज़ें, उसके बाद ब्रेटन वुड एग्रीमेंट्स, उसके बाद ये सारी चीज़ें, उसके बाद क्रेमर, किसिंजर, ये सब लोग हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सारी वो। डिस्कस कर। अब आप आगे आते हैं 1970 तक, 1900 से 1970 तक, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो जितनी अमेरिका में तरक्की हुई वो वर्कर्स मूवमेंट्स की वजह से। नीचे से लोग उठे, उन्होंने मूवमेंट शुरू की, ऊपर वालों को राइट्स देने पड़े, इस वजह से वो बाद में उन्होंने ऐसे सिस्टम्स बना दिए कि जिसको मैं कहता हूँ कि सिस्टम साइंस, जो उन्होंने स्टडी करना शुरू की 1930 से, बहुत डिटेल में आपको बताया। ये इंजीनियरिंग प्रिंसिपल बेसिकली जो है, ये उन्होंने पॉलिटिक्स और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में अप्लाई करना शुरू किया। ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसी दुनिया उन्होंने बनानी शुरू कर दी। अब 1970 तक लोग, अमेरिका में जो एक अमेरिकन ड्रीम है वो पीक पे जाता है। अमेरिकन ड्रीम क्या है कि इट्स अ फ्री वर्ल्ड, यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज, इफ यू वर्क हार्ड यू गेट समवेयर। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, मतलब आप काम करें, ठीक है, आपका ज़िंदगी में गोल अगर मटीरियल पैसा है तो आप उसके लिए अचीव द अमेरिकन ड्रीम, नो वन इज स्टॉपिंग यू। द एलिट्स हेट दिस ड्रीम, द अमेरिकन ड्रीम, टू क्रश दिस ड्रीम, कि लोगों के अंदर ये चीज़ ना पैदा हो। दैट्स हाउ दे डिज़ाइन द होल सिस्टम। इस तरह उन्होंने पूरा सिस्टम डेवलप किया, पॉलिटिकल, बैंकिंग और सारा सिस्टम। अब 70s में आके जितनी मैंने बताया आपको ब्लैक्स की मूवमेंट्स उन्होंने हैक की, कैसे अपने उन्होंने मार्टिन लूथर किंग जैसे अपने टाउट्स जो उन्होंने मतलब इन्फिल्ट्रेट किए, रिच बैप्टिस्ट मिनिस्टर्स उनको इन्फिल्ट्रेट किया, यूनियन लीडर्स अपने बिठाए, जैसी जैक्सन और इस तरह के लोग आए, उन्होंने सारी इन मूवमेंट्स को हैक किया और ये काम आगे चला गया। अब ये जो लोग हैं बेसिकली, अगर आप बिल्डर्सबर्ग को, मैंने आपको बताया कि ये जो एजेंडा जो क्लब ऑफ रोम ने जो रिपोर्ट पब्लिश की 70s में आके, ये एजेंडा बिल्डर्सबर्ग मीटिंग अपनी 50s में डिस्कस कर रहा था, डी पॉपुलेशन एजेंडा, क्योंकि उनका मानना है कि अगर दुनिया में रिसोर्सेज हमने ज़्यादा एंजॉय करने तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ेगी, कंट्रोल करना भी इजी होगा। कंट्रोल करना भी ईजी होगा। और यॉर्गन रैंडर्स जैसे लोग जिन्होंने जो लिमिट्स टू द ग्रोथ बुक लिखी, और उसके बाद ये 1972 की रिपोर्ट में जो सबसे वो आगे आगे था, और इन लोगों ने उस सारे एजेंडे को, जो डी पॉपुलेशन एजेंडा, जो इंडस्ट्रीज, सो बेसिकली अब जो पिछली दफ़ा हमने डिस्कस किया कि इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करने के लिए, सारी कॉरपोरेशन मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि सेंट्रल बैंक से पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स तो कंट्रोल कर ली हैं, जहां जहां पे सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक को कंट्रोल करो, यू कंट्रोल द गवर्नमेंट। अपने स्टेट बैंक की मिसाल लो, बिल्कुल ऐसे ही। आपका स्टेट बैंक बिजली के दौर पर यूनिट भी खुद मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान इज बेसिकली इन देयर हैंड्स, ऐसे ही। तो वो हम आगे जाएंगे, एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। मैं 47 से आपको यहाँ तक बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान ने कैसे किया, वो बिल्कुल और एक और तरफ चले जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट जो IMF का कंट्रोल है वो बेसिकली उनका कंट्रोल है। इट्स वेरी सिंपल टर्म्स। और पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं वो उनके लिए मैटर नहीं करते, मतलब ये पाकिस्तान जो है वो उनके लिए एक चपड़ासी की हैसियत रखता है। जो पाकिस्तान के जो बेसिकली हम जो हैं उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारी आर्मी है, वो बेसिकली उनके टाउट्स हैं, मतलब दैट्स हाउ दे कंट्रोल दिस पीपल। बिल्कुल ठीक। और जो हमारी आर्मी और जो हमारे लीडर्स हैं, मतलब जो स्पेसिफिकली, मतलब अगर मैं नाम लूँ तो मतलब ये पीपल्स पार्टी, नून लीग, मतलब ओपन है, मतलब उनके सारे ताल्लुकात अमेरिका से और अरब कंट्रीज से, कैसे उन्होंने वहाँ से इन्फ्लुएंस होकर ये किया, सारा ओपन है, इसमें देयर इज नो टू वे अबाउट इट। तो ये लोग, मैंने बताया कि ये उनके PN की भी हैसियत नहीं रखते, एक चपड़ासी की भी हैसियत नहीं रखते। वो अपने क्लब में अंदर आने की तो दूर की बात है, इनको बाहर लॉबी से वापस भेजते हैं। मे बी दे डोंट इवन नो कि दे आर वर्किंग ऑन द एजेंडा। नो दे डोंट। इनकी तो मतलब, और मे बी दे डोंट इवन नो दैट देयर इज एन एजेंडा। ये तो एजेंडा, मैं जो ये जो आपको एजेंडा बता रहा हूँ, नाउ द पीपल आर वेकिंग अप टू दिस एजेंडा, पीपल आर वेकिंग अप टू इट, दे डोंट नो दिस। मतलब ये तो हमारे लीडर्स तो मतलब दे आर, मतलब यू नो, लुक एट देम, दे आर डफर्स टिल द एक्सट्रीम। मतलब उनके अंदर
तालीम देखिए आप, मतलब तालीम का ये नहीं है कि आपके अंदर शऊर तालीम दोनों अलग चीज़ें आती जाती हैं। अब क्या है, एफ ए पास एफ ए फेल भी ज़्यादातर ये लोग हैं, ये एफ ए फेल ज़्यादातर लोग हैं, मतलब सारी उम्र उनको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि यहाँ पे तुमने हमला कैसे करना है, यहाँ पे कैसे करना है, अगर इधर से वो आ जाए तो तुमने छुप के इधर चले जाना है, इन वेरी सिंपल टर्म्स। तो दिस इज़ व्हाट वॉर स्ट्रेटजीज आर। सो वॉर, वो जैसे एक बुक है, ऑल वॉर इज डिसेप्शन, ऑल वॉर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, आपने धोखा देना है। सो बेसिकली इनकी बेसिक ट्रेनिंग ही धोखा देना होता है, डिसेप्शन। So that's how they operate. That's what they do. So इनको बेसिकली क्या मिलता है, पावर। इनको पावर मिलती है हमारे ऊपर। So that's why they follow them. मतलब, और वो इनको कंसिडर करते हैं ऐसे बिल्कुल जैसे आपने एक चौकीदार रखा होता है। That power is enough for them to forget every More than agenda enough. shit or More anything than like enough. that. Because they are not from us. Just like elites, they are not from us. आप इनके बच्चे हमारे जैसे नहीं हैं, दे डोंट गो टू सेम स्कूल्स, दे डोंट गो टू सेम दे डोंट डू द सेम थिंग्स वी डू। मतलब इनका पूरी ज़िंदगी वो काम नहीं करते, कभी इन्होंने हाथ से कोई काम नहीं किया होता। एलीट्स कभी कोई हाथ से काम नहीं करते, वो सिर्फ बैठ के जैसे बड़े बैंकर्स और ये वो तो पूरी दुनिया का फिर सिस्टम बना रहे, कुछ कर रहे हैं ना। हमारे वाले कुछ भी नहीं करते, मतलब वो दे आर जस्ट स्टीलिंग थिंग्स, स्टीलिंग रिसोर्सेज। एक साथ पैटर्न भी बन गया हुआ है जहाँ तक मुझे नज़र आता है कि बच्चा पैदा हुआ है, उसको एलीट स्कूल्स में पढ़ाओ, उसके बाद हार्वर्ड में भेजो, MIT में भेजो और कैम्ब्रिज में भेजो, वहाँ से वो 7 मोहर लगवा के आए, उसके बाद वाह वाह हो कि बच्चा जी कैम्ब्रिज से पढ़ के आ गया, हार्वर्ड से पढ़ के आ गया। तो वहीं से उसकी जो है ना वो उसको कह लें कि उसका पॉलिटिकल जो सारा वो है ना PR कैंपेन उसकी वहीं से शुरू हो जाती है। ये इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। बेसिकली ये जो स्कूल है हार्वर्ड और ये वो स्कूल, वो वहाँ क्या करने जाते हैं, Exactly. वहाँ पे उनको वो पॉलिसी बताते हैं, वहाँ पे वो उनको PR बताते हैं, वहाँ पे वो उनको टॉकिंग बताते हैं कि आपने आम लोगों से बात किस तरह करनी है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन उनके सामने कैसे रखनी है। ये लोग, अगर आप इनको इंडिविजुअली मिलें, आप इनसे बात करें, तो इनके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, इनके पास शैलो सरफेस नॉलेज है और ये सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। मैंने बताया एलीट्स की अप्रोच है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। रिडक्शनिस्ट अप्रोच होती है जो आप चीज़ों को रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करते हैं। रिड्यूस सिंप्लीफाई चीज़ों को आप तब करते हैं जब आपने किसी चीज़ को धोखा देना हो, कोई चीज़ मैनिपुलेट करनी हो। अगर मैंने कोई एक्सपेरिमेंट, कोई सच, कोई ट्रूथ मैनिपुलेट करना है तो मैं उसको रिडक्शनिस्ट अप्रोच कर दूंगा। तो वो आप उससे क्या होगा, उससे सही पूरी पिक्चर, पूरा ट्रूथ सामने नहीं आएगा। ऐसे ही वो मूवमेंट्स को हैक करते हैं, ऐसे ही वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, ऐसे ही क्लाइमेट चेंज उन्होंने किया, ऐसे ही जेंडर आइडियोलॉजी, ये थ्योरी, ये ऑल बेस्ड ऑन दीज डिसेप्शंस। सो बेसिकली कमिंग बैक टू दैट, अभी ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ आ गए। इस तरह अगर आप डिस्कस करेंगे तो ऑल ऑफ दोज कंट्रीज, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो, मतलब ये न्यूजीलैंड में जेसिंडा आर्डन, मतलब इमैनुअल मैक्रोन, ये एंजेला मर्कल, ऋषि सुनक, मतलब ये मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट, ये जो सामने फेस हैं, ये दे पोस्टर बॉयज, जस्ट लाइक द पपेट्स। ये आप पपेट्स भी नहीं है ये, मतलब दे आर जस्ट, इनको तो पूरे एजेंडे का भी नहीं पता। मतलब सो एजेंडा इज नोन बाय हेनरी किसिंजर एंड ऑल दोज पीपल। और हेनरी किसिंजर और उन लोगों को कौन कंट्रोल करते हैं? रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, फरमैन, कॉन ग्रुप, लेमन ब्रदर, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, दीज पीपल। इनके भी ऊपर एक है जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, बिकॉज उनको आप डायरेक्टली देखते नहीं है। जब आप डायरेक्टली देखते नहीं है तो आप, इसलिए अगर मैं बात वहां से शुरू करता तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता चीज़ों को रिलेट करना, कंसीव करना। इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने ये जो पॉडकास्ट शुरू किया, मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग की है। मैंने जो आपके सामने चीज़ पड़ी हुई है, ये पेंसिल पड़ी हुई है, वहां से शुरू किया है कि ये पेंसिल कहाँ से बनी है, कौन बनाता है, उसका पर्पस क्या है, वो कहाँ से आया है, वो क्या चाहता है और वो कौन है। ये आप जब इसको बैक ट्रेस करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। सो अब रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड्स, ये सारे जो लोग थे, ये कौन थे? मैंने आपको इनकी पूरी हिस्ट्री बताई। ये जो अश्केनाज़ी ज्यूस थे, ये फिर उसके बाद यूरोपियन रॉयल्टी और ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, ये सारे लोग कहाँ से आए? मैं बार बार जो नाम लेता रहा हूँ कि ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट, यूरोपियन रॉयल्टी और एरिस्टोक्रेट्स, बेसिकली वो इनसे भी ऊपर है। सो अगर आप अमीर, इनकी रिच पीपल जो अगर आप लिस्टें देखें तो आपको नजर आते हैं इलॉन मस्क, बर्नार्ड आर्नल्ड, जेफ बेजोस हो गया, एवरीवन, लाइक अब जो टेक कंपनीज हैं जितने भी वो ट्रिलियनियर्स हैं, और पहले 10, पहले 20, अंबानी, शंबानी, मित्तल, शीतल, ये वो सारे दूसरे आ गए। कोई भी नाम जो हम जिसको कहते हैं ना कि जनरेशनल वेल्थ, इस तरह की, जैसे फॉर एग्जांपल आप रॉथस्चाइल्ड कह लें, इस तरह की कोई भी फैमिली आप सुनते भी नहीं है कि मतलब रॉथस्चाइल्ड के किसी बच्चे का भी पहले शायद कोई 10-20 में भी नाम कभी ना सुनने में आया। और ये अब से नहीं, लाइक जब से वो कहते थे ना कि बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी है 1993 या 96 से, तब से लेकर अब तक उनका किसी लिस्ट में नाम भी नहीं आता। ये मैं आपको इन लोगों की हैसियत बताता हूँ। आपने बहुत अच्छा एक चीज़ पिन पॉइंट की है कि ये लोग कहाँ से आ गए आउट ऑफ द ब्लू।
इनका सारा हो रहा ये है कि ये आर सेल्फ मेड बिलियनियर्स और ये वो. इट्स एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट. जो बिग मनी ऊपर बैठी हुई है ना, वो सिर्फ अपने क्लब में उन लोगों को रिक्रूट करते हैं जिनकी उनको ज़रूरत होती है. इवन उन लोगों को वो बिलियनियर्स बनाते हैं. उसका मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ. आप बिल गेट्स से शुरू कर लें. अब बिल गेट्स, हु इज़ बिल गेट्स? बिल गेट्स जो है, उसका ग्रैंडफादर जो है वो मानते नहीं है. इन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी हुई है. इसने इवन सी वो जब आप वो कहते हैं ना कि व्हेन यू आर सो एरोगेंट सो पावरफुल, तो आपको मैटर नहीं करता, आप चीज़ों को देखते भी नहीं है. मैं उसकी एग्जांपल, जैसे अभी हमारे मुल्क में जो इलेक्शन रिजल्ट मैनिपुलेट हुए हैं, Oh yes. कल वो फॉर्म अपलोड हुए हैं, तो आपने देखे हाँ. कि मतलब इट वाज अ जोक. it एक was a बच्चा भी joke. उस तरह ना करता. सो दिस इज एग्जैक्टली द सेम व्हाट बिल गेट्स डिड विद हिज जीनियोलॉजी. लाइक रॉथशाइल्ड्स एंड ऑल दोज पीपल हु हैव, लाइक क्लॉस श्वाब, जिन्होंने अपनी जीनियोलॉजी, अपनी पेरेंटेज, अपनी लाइनें छुपाई हुई है, उन सारों ने ये किया हुआ. बिल गेट्स की क्या जीनियोलॉजी? बिल गेट्स का ग्रैंडफादर जो है, दादा, उसका नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक गेट्स. ओके. सो डॉक्टर फ्रेडरिक गेट्स कौन था? फ्रेडरिक गेट्स वो था जो रॉकर फेलर्स का, जॉन डी रॉकर फेलर का पर्सनल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट सेकंड हैंड मैन. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसका सारा बिजनेस एम्पायर, उसके सारे वेंचर्स, उसका यूरोप और सारी दुनिया में जो सारे उसके वेंचर्स हैं उनको. इज दैट विकिपीडिया फैक्ट? मतलब बिल्कुल जनरल. फ्रेडरिक गेट्स आपको विकिपीडिया पे मिलेगा, लेकिन आपको बिल गेट्स का दादा मिलेगा विलियम हेनरी गेट्स वन. बट दैट इज फ्रेडरिक गेट्स. विलियम हेनरी गेट, ओके. बिल गेट का भी नाम है. इसको कहते हैं वो विलियम हेनरी गेट्स थ्री. 3. सो इसका अब्बा क्या हुआ? विलियम हेनरी गेट्स टू. 2 और फिर 1. तो जो अब विलियम हेनरी गेट्स वन जो है वो उसका दादा है. उससे पीछे जो विलियम हेनरी गेट्स है ही नहीं, उन्होंने नंबरिंग भी गलत की है. सो अब उन्होंने विकीपीडिया पे जो नंबर दिया हुआ विलियम हेनरी गेट्स वन तक, उससे पहले जो विलियम हेनरी गेट है उसका सिर्फ नाम लिखा हुआ, ना उसकी कोई बर्थ प्लेस है, ना उसकी कोई डेथ प्लेस है, ना उसका कोई कुछ भी नहीं है. ओके. सो बिल गेट्स ने अपनी स्टोरी क्या बताई एक 90s के इंटरव्यू में, कि उसने बताया कि जी मेरा ये जो फ्रेडरिक गेट्स था, बिल गेट्स ने बताया कि जो मेरा दादा था वो एक शू स्टोर था, उसका जूतों की दुकान थी सिएटल में. तो जो फ्रेडरिक गेट्स था वो भी उसी टाइम पे सिएटल में मौजूद था. वो रॉकर फेलर्स का वहां पे उनकी सारे बिजनेस एम्पायर, उनके वेंचर्स को देख रहा था. एक बंदा है, उसने बुक लिखी है पूरी इन लोगों के ऊपर, जीनियोलॉजीज और इनके ऊपर, कि कहाँ कहाँ इन्होंने कैसे कैसे अपने हाइड आउट किया. वो मैं आपसे शेयर करूंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग उसके अंदर. सो और वो इन्होंने ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और ये कह के उसको बंद करवा दिया. मतलब वो बंदा भी बाद में उसको, वो आई थिंक आफ्टर 3-4 years ही वाज डेड. नाम याद है बुक? मैं आपको सेंड कर दूंगा रेफरेंस. इट वाज इन नॉट इन इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि उसमें मेंशन करना जरूरी, वो लगा देंगे उसके इंग्लिश में, लोग पढ़ लेते हैं. सो अब डॉक्टर फ्रेडरिक गेट्स कौन है? आप अंदाजा लगा लेंगे कि आपके बिल गेट्स का दादा इनमें से कौन है, जूतों के स्टोर वाला या फ्रेडरिक गेट्स. सो फ्रेडरिक गेट कौन है? रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूयॉर्क. रॉकफेलर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूयॉर्क जो था वो एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट. अब ये इंस्टीट्यूट वो है जिसने ये अब 1914 में क्या करते हैं, जब वर्ल्ड वॉर 1 के लिए अमेरिकन सोल्जर्स जा रहे हैं, 2 मिलियन सोल्जर्स को एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन लगाई. अमेरिकन सोल्जर्स जी, 1914. और वो सोल्जर्स कहाँ गए 2 मिलियन? स्पेन. और स्पेन में जाके क्या शुरू हुआ? स्पेनिश फ्लू. अच्छा, अब वो स्पेनिश फ्लू क्या था? वो था स्वेयर निमोनिया. बेसिकली वो निमोनिया था, क्योंकि इन्होंने वैक्सीन बगैर ट्रायल टेस्ट नथिंग लाइक दैट, इन्होंने वो वैक्सीन लगा दी. उस वैक्सीन से लोग मिलियंस में मरने लगे. हाँ, बहुत बड़ा फ्लू था. सो इट वाज कोविड के अंदर भी बहुत था. स्वेयर निमोनिया कॉज्ड बाय दैट वैक्सीन, और इन्होंने उसको नाम दे दिया कि स्पेनिश फ्लू से सारी डेथ्स. So, and this is all, and who was the architect of all those vaccines and all those agendas, जिसने जाके स्पेन में भी सारा इन्फ्लुएंस किया? फ्रेडरिक गेट्स. तो आज वैक्सीन को कौन सबसे ज्यादा पैसे दे रहा और चला रहा है? ओह, बिल गेट्स. तो जूतों के स्टोर वाला दादा है या वैक्सीन वाला दादा है? आगे चले. सो रॉकफेलर ने जो, and all of this fact is mentioned in that book. ऑफ कोर्स, मतलब नॉट जस्ट इन दैट बुक, आप मतलब आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी इन चीज़ों पे. दे हैव ऑल द रिसोर्सेज इंटायर, उनके पास मीडिया, एवरीथिंग, पब्लिकेशन सब उनके पास है. इवन 3-4 पब्लिशर्स हैं जो बुक्स पब्लिश करते हैं. उनके अलावा अगर आपने बुक पब्लिश करनी तो आप कर ही नहीं सकते. आपकी बुक कोई पढ़ेगा ही नहीं.
सो अब बेस्ट सेलर नहीं होगी। कभी भी नहीं होंगे। सो वो आपको बनाएंगे बेस्ट सेलर, आपको पैसे देंगे, आपके बुक टूर्स, बुक लॉन्चिंग, एवरीथिंग। सो ये वो फ्रेडरिक गेट्स, अगर आप फ्रेडरिक गेट्स का दादा देखें तो वो कौन है भला? उसका नाम है इजराइल गेट्स। अच्छा, फिर वही एशकेनाजी ज्यू। दे आर एशकेनाजीज, दे क्लेम टू बी फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम इन्होंने अपनी क्लेम करते हैं कि जो हमारा इजराइल गेट से भी पहले हमारा एक ग्रैंडफादर 15th सेंचुरी में था, वो था थॉमस गेट्स, और वो था जो कि ईस्ट अफ्रीका कंपनी में और इस तरह के बड़े वॉयजेस में उसने साथ दिया, और ये वो इस तरह की चीज़ें। सो अब दिस इज, अब बिल गेट्स के पास, अब बिल गेट्स क्या, बिल गेट्स का जो उसके बाद 60s में आप 65-70s के करीब जो सबसे पहले लाइमलाइट में आता है, क्या करता है वो एक क्यूडॉस, बेसिकली एक क्यूडॉस एक नाम था, क्यूडॉस कहते हैं क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर्स का सबसे पहला बेसिक सॉफ्टवेयर था, यानी कि सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम्स वो जिसके ऊपर आप कंप्यूटर को वो कर सकते हैं। ही क्लेम दैट, मतलब वो उसने इन्वेंट किया, जो उसकी स्टोरी है कि वो उसने इन्वेंट किया, उसके बाद उसने माइक्रोसॉफ्ट बना दी और वहां से वो सारा ऊपर चला गया। ठीक है, नथिंग लाइक दैट। $50,000 बाप ने दिए, उससे क्यूडॉस सॉफ्टवेयर खरीदा। बिल गेट्स की माँ मैरी एन मैक्सवेल, उसका दादा जो नाना बिल गेट्स था, वो जो फेडरल रिजर्व की जो शिकागो ब्रांच थी उसके अंदर काम करता था। जो मैरियन मैक्सवेल थी, मैरी एन मैक्सवेल थी इसकी माँ, वो कमेटी में एक एक नेशनल कमेटी थी, और नेशनल कमेटी किस चीज़ पे थी? कम्युनिकेशंस, टेक्नोलॉजीज और इन चीज़ों पे एक नेशनल कमेटी थी। और उस कमेटी में जो बिल गेट्स की माँ है वो किसके साथ थी? जॉन ओपल के साथ। जॉन ओपल कौन है? सीईओ ऑफ आईबीएम। आईबीएम जो दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी उस टाइम पे तो सबसे बड़ी थी। सो अब आईबीएम क्या, वो क्या करती है उसकी माँ? वो बिल गेट्स की मीटिंग सेट कराती है ओपल के साथ कि आईबीएम जो अगला अपना कंप्यूटर लॉन्च करने लगे हैं उसके अंदर ये क्यूडॉस यूज। सो दैट्स वेयर द बिल गेट्स स्टार्टेड। जॉन ओपल के पास इसकी माँ और जॉन ओपल इस तरह थे, उन्होंने वहां से उसको बिल गेट्स को शुरू करवाया आईबीएम से माइक्रोसॉफ्ट में। बाद में अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है, मतलब वो खाली बिल गेट्स नहीं है, उसके अंदर सारा पैसा किसका है पीछे? उन लोगों का। एप्पल के पीछे सारा पैसा किसका है? उन लोगों का। स्टीव जॉब्स उनका हीरो, उन्होंने बनाया, क्रिएट किया। सो बिल गेट्स उस 70s में अपनी माइक्रोसॉफ्ट से लेके, उसके बाद आप 77 से पहले जरा बिल गेट्स की ना, 75 से पहले बिल गेट्स 2 दफा अरेस्ट हुआ है। आपको पता है इस चीज का? वाइप आउट कर दिया इंटरनेट से। पिक्चर अभी भी आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं, वो उसकी मग शॉट है, फेमस मग शॉट, पीले बाल है, ऐनक लगाई हुई, हंस रहा है। अच्छा, मुझे लगा वो मगशॉट जो है वो फेक है, फन के लिए ली है, जैसे होता नहीं कई दफा लगे वैसे। ही वाज अरेस्टेड ट्वाइस, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड उसका साफ I've कर seen दिया। और that बिल one. गेट्स से किसी ने इंटरव्यूज में बार 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 पूछा, ही नेवर टोल्ड कि व्हाट ही डिड। और बाद में ये कहना शुरू कर दिया, जब बहुत कॉन्स्पिरेसी लोगों ने स्पेकुलेट किया, तो बाद में कह दिया ये ट्रैफिक वायलेशन थी। ओके। और एक्चुअली इसने किया गया था, मतलब पीपल, देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज ऑन दैट, जो लोग क्लेम करते हैं कि ही मर्डर्ड समवन एंड ही मर्डर्ड अ ब्लैक गाय। बिल गेट्स का बाप जो था विलियम हेनरी गेट सीनियर, वो एक सोसाइटी है ये उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उस यूनिवर्सिटी की एक फ्रेटर्निटी है बेसिकली, उसका नाम है ची पाई। ओके। ची पाई फ्रेटर्निटी है पहली दफा, मतलब ये ची पाई क्या है, ये जो ग्रीक लेटर्स होते हैं एप्सिलॉन अल्फा, उस तरह ये ची पाई उस तरह लेटर है, ये फ्रेटर्निटी का नाम था। उसका मेंबर था वो। फ्रेटर्निटी क्या करती थी? एक्सट्रीम रेसिस्ट, ब्लैक लोगों के खिलाफ, और एक उसकी एक्सट्रीम मतलब एक्टिविटीज, कैंपस एक्टिविटीज, और जितनी भी आप डिस्टर्बेंसेस, जितने आप क्रिमिनल, जितनी आप वो चीज़ें, रेसिज्म, जितनी आप वो कह सकते हैं, वो सारी वो सोसाइटी करती थी। बाद में बिल गेट्स उस यूनिवर्सिटी में जाता है, बिल गेट्स वाज हिज मेंबर उस सोसाइटी का। उस सोसाइटी की जो सबसे फेमस वो लाइमलाइट में पता कब आई? उन्होंने एक ब्लैक डमी पूरा उसको ब्लैक पेंट करके एक दरख्त से लटका दिया, और सारे मास्क पहन के जाके बंदूकें पकड़ के उसको मार रहे। ओके। कि हम ब्लैक्स को टांग रहे हैं। हाँ। ठीक है, दिस इज बिल गेट्स, जस्ट लाइक के। दीज आर फ्रॉम के, दीज आर पीपल के जिन लोगों जो जिनके साथ ऐसे कनेक्शंस थे के। विलियम हेनरी गेट्स था, वो के साथ इस तरह था। दीज आर एक्सट्रीम रेसिस्ट। आई टोल्ड यू ना कि ये जायनिस्ट, अपने आप को सुपीरियर, ये वो लोग हैं। सो इन्होंने अब उसने क्या किया, अब जब बिल गेट्स इस सोसाइटी के अंदर, मतलब ये सोसाइटी बहुत ज्यादा बदनाम हुई, क्योंकि मतलब उनकी हरकतें देखें आप कि दे आर एक्सट्रीम रेसिस्ट सोसाइटीज। और अब आप विलियम हेनरी गेट्स की चैरिटी देखें, वो अपनी चैरिटी जाए किधर कर रहा है सबसे ज्यादा? अफ्रीका।
जहाँ पे सारे काले। डज इट मेक एनी सेंस? अब वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो वहाँ पे अपनी वैक्सीन, अपनी ड्रग टेस्ट, अपने ट्रायल्स, वो सारे वहाँ पे कर रहे हैं इंसानों पे। हम्म। सो यही काम बिल गेट्स भी कर रहे हैं। वो अफ्रीका में मिलिंडा गेट्स, जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स, मलेरिया के ऊपर सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया है। सबसे ज़्यादा काम, जो वैक्सीन जितनी ज़्यादा है, जितनी ड्रग्स हैं, वो सारी इन्होंने अफ्रीका हाँ पे टेस्ट की। ये कब से, मैंने आपको पहले ही बताया था, कब से चैरिटीज़ लगी हुई है अफ्रीका में, आज तक एक पॉइंट इंप्रूवमेंट नहीं आई अफ्रीका, बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि इट हैज़ गॉन वर्स एंड हाँ। वर्स एंड वर्स। हम्म। इस ये यहाँ से उसके बाद बिल गेट्स का जो अपना पार्टनर था, मतलब वो इवन ही ट्राई टू स्कैम हिम, मतलब वो कैंसर पेशेंट है, उसने खुद इंटरव्यू दिया कि मैं कैंसर पेशेंट था। बामर। यस, मतलब उसने बाद में इंटरव्यू दिया, नहीं स्टीव बामर बाद में था, जो जिसने इसके साथ क्यूडॉस लिखा था, अच्छा। पॉल उसका समथिंग नाम था। ओके। तो वो बाद में कैंसर, ही सर्वाइव्ड कैंसर बाद में, और उसने इंटरव्यू दिया कि मतलब कि जब मैं कैंसर सर्वाइवर था, कैसे इसने मेरे स्टॉक्स मतलब छीन दिए मेरे से, क्योंकि मैं ओके। कंपनी में नहीं आ पा रहा था। सो दीज आर द पीपल, ये इस तरह के लोग हैं। मतलब ये लोग दे हेट ह्यूमैनिटी, मतलब इनको इंसानों से, मतलब उन लोगों से ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, और हमारे लिए ये वैक्सीन बना रहे हैं, हमारे लिए ये प्रोटेक्टर बने हैं। सो बिल गेट्स, अब माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ से बिल गेट्स को वो शुरू करते हैं, यहाँ से उन्होंने बिल गेट्स को पूरा बनाया, पूरा फेस बनाया है। किस चीज़ के लिए? फिलेंथ्रोपी के लिए, कैंसर रिसर्चेस, ऑल टू कंट्रोल ऑल द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, बिग फार्मास एंड हाँ एवरीथिंग। उसके बाद तो इवन वो जो इवन ही स्टार्टेड द प्रोग्राम वेयर ऑल द बिलियनियर्स कम अप एंड से कि हम लोग वो प्लेज करते हैं अपनी 99% जो नेटवर्थ है वो हम प्लेज करें। 50%, हाँ। हाँ समथिंग लाइक दैट। तो वो भी इस चीज़ में उसका बहुत सब शो ऑफ, मतलब देयर, सो व्हाट आर दे प्लेजिंग? वो क्या कर रहे हैं प्लेज में? वो जितनी मेडिकल रिसर्चेस को फंडिंग जाती, कमर्शियल मेडिकल रिसर्चेस को फंडिंग, इवन प्राइवेट या गवर्नमेंट, वो सिर्फ 3 फाउंडेशन से जाती है टोटल, मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% फंडिंग वो 3 से जाती है। बिल एंड मेलिंडा। सबसे टॉप पे मिलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन, Okay. फिर उसके बाद यूके का वेलकम ट्रस्ट, जो कि NIHD, ठीक है, और तीसरा WHO, एंथनी फाउची। ये 3 हैं जिन्होंने ये सारी फंडिंग देती हैं। फाइजर, मोडर्ना, मतलब एवरी, ये ऑल दीज फार्मास्यूटिकल बिग फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन या ग्लैक्सोस्मिथक्लाइनस्मिथ, ये सब इनके पीछे जो मतलब रिसर्चेज, इनको फंडिंग ये लोग देते हैं। जितनी बाकी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में, जितनी डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं, NGOs हैं, जितने पैनल्स हैं फिजिशियंस के, डॉक्टर्स के, सर्जन्स के, उन सब की रिसर्चेज, उनकी फंडिंग ये लोग देते हैं। आपने कभी नोट नहीं किया कि बिल गेट्स एक प्रोग्रामर है, कि ही क्लेम्स टू बी अ प्रोग्रामर, बट नाउ ही इज मेकिंग वैक्सीन्स। अब वो वैक्सीन्स बना रहा है, अब वो दुनिया में पूरी में वैक्सीन प्रोपोगेट कर रहा है, कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, मतलब। और वो एक्सपर्ट, डीपॉपुलेशन का भी एजेंडे में सबसे आगे उसका नाम आता है। डीपॉपुलेशन तो वो मानेगा नहीं ना। नहीं 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 नहीं, ही डज से दैट। नहीं नहीं, मतलब आप एजेंडा, मतलब उस तरह हाँ, ना मानेंगे कि पीछे क्या हाँ, evil हाँ, एजेंडा in a है, positive मतलब, हाँ, sense, बस, in a positive पॉजिटिव sense, सेंस में बात याद करते हैं है। ना। पेंडेमिक्स के ऊपर वो एक्सपर्ट बना हुआ है, उसने टेड टॉक्स दिए हैं, मतलब आप, यू कैन नॉट इमेजिन, मतलब कि उसने कितना ज़्यादा काम किया है इसके, प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें ये करना पड़ेगा। तो आप ये आपको मैं लिंक बताता हूँ कि प्रोग्रामिंग का लिंक क्या है वैक्सीन के साथ। ये अभी आगे चल के आपसे डिस्कस करते हैं। सो इस टाइम पीरियड में अगर आप नोट करें तो, जब हम दुनिया का फाइनेंस मॉडल जो बेसिकली वो डिस्कस कर रहे हैं कि वो कैसे चेंज हो रहा है, वो ऐसे चेंज हो रहा है कि साथ जब अमेरिका का फाइनेंस मॉडल चेंज हो रहा है। सो कमिंग बैक टू दैट, 1970s में अब ये अमेरिका का फाइनेंस मॉडल कंप्लीटली चेंज कर दिया। पहले क्या था कि अब 70s तक था, बड़ी ऑल द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस वो सब प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिक रहा है, ये हो रहा है। उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, टेक इंडस्ट्रीज। वॉल स्ट्रीट क्या कर रही है, सारी इन्वेस्टमेंट टेक में कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, ऑल दिस, ठीक है। ये उसी टाइम से स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद सिलिकॉन वैली बन जाती है। सिलिकॉन वैली में सारी प्राइवेट फंडिंग सिलिकॉन वैली और वॉल स्ट्रीट की और इधर जा रही है, ठीक है। सो अब जो पहले जो इन्वेस्टर्स थे वो थे प्राइवेट इन्वेस्टर्स, एक बंदा वॉरेन बुफे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया। 80s में क्या करते, 80s में अब आपके पास आ जाता है पहली दफ़ा एक और, मतलब अब जैसे पहले आपके पास प्रेसिडेंट आए, किस किस मतलब रंगो नस्ल के जो उन्होंने लेके आए, कहाँ कहाँ से, जर्मन, वो आपको मैंने सारा डिस्कस किया बड़ी डिटेल के अंदर। अब वो रोनाल्ड रेगन को लेके आते। रोनाल्ड रेगन का सबको मशहूर ज़माना पता है, एक फिल्म स्टार, एक एक्टर, बिलोंग ही उस कम्युनिटी से करता है जिनको डीप आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिनको डीप, मतलब वो उन बेचारों को, मतलब दे आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर ओन स्किन,
दे Yes, ऑलवेज most of मतलब them. एंड मोस्ट ऑफ देम 95 95% अगर of them. आपको मेरे जैसा बंदा मेरा कोई Yes. मुझे तस्वीर खिंचाते हुए कुछ होता है तो हाँ. मतलब अब वो दिन में 1300 सेल्फियां मतलब खाली लेते हैं Yes. मतलब सो दीज आर ऑल दीज पीपल This is very तो deep. दे आर एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट पीपल Oh जो my हॉलीवुड God. और ऑल दोज पीपल Oh yes. तो उसको वो लेके आते हैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनवाते हैं Hmm. ठीक है पूरा उसको फोर्ड के बाद और उसके बाद कार्टर के बाद उन्होंने और उसका वाइस प्रेसिडेंट किसको लेके आते Hmm. हैं वाइस प्रेसिडेंट मोर इम्पोर्टेंट जॉर्ज बुश सीनियर Okay, yes, he was the vice president. अब वाइस प्रेसिडेंट आता है और वो अब यहाँ पे आप जरा बुश फैमिली को भी देख लें रेगन का आपने देख लिया एक एक्टर रेगन की बीवी वो क्या नैन्सी रेगन Nancy Reagan. बदनाम जमाना मतलब आप जो उसकी न्यूयॉर्क में हरकतें थी जो Stop doing वाशिंगटन drugs. में आप उसकी देख लेंगे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या क्या कर रहे थे बुश बुश फैमिली कहाँ से आई है Hmm. अब बुश जो है बुश जर्मन वर्ड है जर्मन में भी बुश बुश ही है Mhm. बुश का मतलब क्या है झाड़ी Hmm. जड़ी बूटियां Hmm. तो तो जर्मन में भी बुश का मतलब झाड़ी है. तो ये बुश क्यों थे जर्मनी में हाँ. ये एशकनाजी जर्मन फैमिली है ये वहां पे माली होते थे जड़ी बूटियां गार्डनर तो दिस इज So नॉट like के मतलब they were also Jews. ऑफ कोर्स एशकनाजी जूस बताता हूँ आपको जो ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ जॉर्ज बुश सीनियर्स का ग्रेट ग्रैंडफादर था उसका नाम था सैम्यूल प्रेस्कॉट बुश You told us about that. सैम्यूल वो मैंने आपको उसकी पूरी हिस्ट्री शायद आपसे डिस्कस की थी की थी बिल्कुल की थी. किस तरह वो जॉन रॉकर फेलर हाँ. जॉन डी रॉकर फेलर का भाई फ्रैंक रॉकर फेलर की कंपनी थी बक-आई स्टील वो कंपनी 1860s में उस कंपनी में मुलाजिम था सो वहां से उसको और इतना कनिंग इतना इवल इतना तेज आदमी था कि बाय एंड ही वेंट टू येल और उसने येल में एक सॉरी नॉट येल मतलब ही वाज इन आई थिंक जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अच्छा लेटर अब जब बक-आई स्टील कंपनी वो मैंने बताया उनके पास वो ट्रिलियनर्स मतलब जो रॉकफेलर्स जब वो छोड़ा उन्होंने चंदे में खरात में इतनी अच्छी इसने खिदमत की इसको वो कंपनी दे दी बक-आई स्टील कंपनी सैमुअल प्रेस्कॉट बुश ओके. आज भी वो कंपनी इनकी मलकियत है अच्छा. जी और वो कंपनी इनको तोहफे में मिली वहां से इनकी सारी वेल्थ एक्यूमुलेट हुई वहां से ये सारे क्रिएट हुए उसके बाद डिप्रेशन इरा में उसके बाद 1970s में इसको फेडरल रिजर्व के अंदर लगाए रखा उसके बाद क्या किया जो बुश सीनियर आ जाता है उसके बाद उन्होंने बुश सीनियर को अपने नीचे लिया ट्रेन करना शुरू किया सारा कुछ किया फिर अब 80s में जब वो बुश आ जाता है तो फिर उसने पे बैक करना शुरू किया क्या पे बैक करना शुरू किया रोनाल्ड रेगन के इरा में आपको सबसे पहले जो आपको चीज़ मिलती है मतलब जो ईरान का कॉन्ट्रा स्कैंडल देख लें उसके बाद निकारागुआ का स्कैंडल देख लें मतलब ये क्या कर रही हैं अमेरिका के जो मेन स्ट्रीम दुश्मन है उनको न्यूक्लियर वेपन्स भेज नॉट सिर्फ न्यूक्लियर उसके बाद निकारागुआ का जो डिक्टेटर थे मतलब जो इवन टेररिस्ट थे उनको इन्होंने ह्यूज ड्रग्स एंड मनी फराहम की उन्होंने प्रॉपर एक पूरी जेनोसाइड वहां पे कर उसके बाद इन्होंने क्या किया अब जो 89 में और इसी टाइम में मैंने आपको बताया ये सारा रेगन का टाइम था कि जब क्लाइमेट चेंज एजेंडा और सारी चीज़ें उन्होंने पीक पे लेके गए फेक साइंस के थ्रू इसको एजेंडे को प्रमोट करना शुरू किया इसके अंदर 90s में अब जॉर्ज बुश सीनियर जब 89 में वो उसको प्रेसिडेंट बना देते हैं उसको जब प्रेसिडेंट बना देते हैं उसके बाद जो मॉडल था कि अब पहले प्राइवेट इन्वेस्टर्स का मॉडल था उसको अब उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर अब देखें वो क्या कर रहे हैं जो मनी प्रिंटिंग उन्होंने की हुई है मनी प्रिंटिंग ग्लिच मैंने आपको बताया कि इनफिनिट मनी प्रिंटिंग उसके पीछे वो उनकी गोल्ड को हटा के किसको कर दिया फिएट स्टैंडर्ड ऑफ मनी कर दिया अब उन्होंने गोल्ड को हटा के डॉलर के पीछे क्या कर दिया कि डॉलर ही रिजर्व करेंसी है इसलिए हम जितना मर्जी सो डॉलर रिजर्व करेंसी क्यों है क्योंकि हमारे पास मिसाइल और बंदूकें हाँ. अगर तुम नहीं मानोगे तो हम ये सारे मिसाइल चित्र भरेंगे ये टाइम है कि जब इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स आना शुरू होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के उसका मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल की जगह पे अब 10 इंडिविजुअल मिलके 10 बंदे मिलके एक इन्वेस्टमेंट फंड बना लें जैसे ब्लैक रॉक ओके जैसे वैनगार्ड जैसे स्टेट स्ट्रीट जेपी मॉर्गन का इन्वेस्टमेंट फंड BNY मेलन बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन ये फाइडेलिटी सिटी ग्रुप मैरिल लिंच ये सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाते
So most of them came into being in 80s. दे वर एग्जिस्टेड, मतलब ये तो 90s से चल रहे हैं, ठीक है। बट उनकी कोई औकात नहीं थी, मतलब दे वर जस्ट सम रेगुलर इन्वेस्टर्स, जिस तरह बाकी थे कि वॉल स्ट्रीट में इन्वेस्टर्स हैं। सो अब इन सारों को उन्होंने इन्वेस्टर्स को इकट्ठा करना शुरू किया और कंपनीज को कहाँ, किस अम्ब्रेला के नीचे, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके अंदर इन सारों को इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया। अच्छा, अब मैंने आपको बताया है कि यूरोपियन सिस्टम उन्होंने पूरा कैसे कंट्रोल किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। साल्जबर्ग सेमिनार 48 में, उसके बाद इंटरनेशनल सेमिनार, हेनरी किसिंजर की पैदावार, वहाँ से उन्होंने पूरे यूरोपियन लीडर्स पैदा किए, पूरी यूरोपियन जो नई स्टेट्स क्रिएट की उनके ऊपर अपने लीडर बिठाए। उससे क्या किया, मुल्कों का कंट्रोल मिल गया गवर्नमेंट्स का। तो उन्होंने उसके बाद अब देखें कि वहाँ पे ये सारे जो वॉल स्ट्रीट और ये, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि अमेरिका में तो एक हद तक ही हम मनी पैसा कमा सकते हैं ना, तो अब हमारी भूख तो खत्म नहीं हो रही, तो अब हम कहाँ जाएं, अब हम यूरोप जाते हैं। इन्होंने यूरोप में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसीलिए मैंने आपको बार बार बताया कि क्यों पूरा यूरोप खत्म हो गया, क्योंकि 50 से लेके 90s तक, इवन 98 तक, जो सारे यूरोपियन बिजनेसेस, बड़ी बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, वो सारी इधर से होती। ये लोग सारे वॉल स्ट्रीट और इंस्टीट्यूशंस, जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं, JP मॉर्गन, ये गोल्डमैन सैक्स, लेमन ब्रदर्स, कोहन ब्रदर्स, ऑल ऑफ दिस। सो इन लोगों का अब आप देखें कि यूरोप में उसके बाद इन्होंने क्या किया, पहले तो क्या मॉडल था कि इन्वेस्टमेंट करते हैं यूरोपियन कंपनीज और उन्होंने। सो जब ये टाइम आया तो इनकी ग्रीड इतनी बढ़ी। उस टाइम पे अमेरिका में देखें कि आप साथ साथ पैरेलल क्या आ रहा है, टेक रेवोल्यूशन, बिल्कुल, इंटरनेट, PCs, हाँ। ये चीज़ें आ रही हैं। फिर उसके बाद वो बढ़ रहा है 99 और 2000 तक जाके वो अपनी पीक तक जाता है। उसी टाइम में जो यूरोप में उस 99 से 2000, एक जो 2000 ईयर है यूरोप का, उसमें जो यूरोप के जो टोटल कंपनीज के मर्जर्स और ट्रेडिंग और सब कुछ होना था, उसकी एस्टिमेटेड वर्थ थी $1 ट्रिलियन। ओके। और ये $1 ट्रिलियन सारे का सारा जाना था इन इन्वेस्टर्स को। और इन्होंने फिर क्या किया, अब इनका ग्रेड खत्म नहीं हो रहा था। पहले तो ये इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करते थे यूरोपियन कंपनीज में और उन सारों में, बाद में इन्होंने कहा नहीं, ये काम ठीक नहीं। जो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर अपने लीडर्स बिठाए हुए थे, अब उनकी गवर्नमेंट्स, उनके बैंक्स सब ये कंट्रोल कर रहे थे। अब जो उनकी गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस और लैंड है वो खरीदना शुरू। अब पूरे यूरोप की जो जितनी बड़ी कंपनीज हैं वो सारी इन्होंने खरीदी। अब मेन मिसालें ले ले, ऑरेंज जो टेलीकम्युनिकेशन, वो एक साल में 4 दफा बिकी, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। डी बियर्स, ये कंपनियां, मतलब सबसे बड़ी बेल्जियम की ब्रूरी, सबसे बड़े जर्मन और ये यूरोपियंस, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, मैन्युफैक्चरिंग, इवन कोई कंपनी उन्होंने नहीं छोड़ी। स्पोर्ट्स हो, मार्केटिंग कंपनीज हो, फैशन ब्रांड, टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, ऑल द कंपनीज सब उन्होंने मतलब खरीदनी शुरू कर। अब ये वो टाइम है, अब वो खरीद कैसे रहे थे, उसके लिए फिर उन्होंने पैसा देना था, ठीक है, उन कंपनीज के लिए। अब ये वो टाइम है कि जिसके लिए सारी उन्होंने प्लानिंग की 1990 से लेकर 2000 तक, कि कैसे हमने पूरे यूरोपियन मतलब ये सारी कंपनीज खरीद के अपने अंडर लाने। इस सारे के अंदर सारे उस टाइम में सारा इंटरनेट और वो सारा .com बबल और वो सारा शुरू हुआ, सारा आ रहा था, इन टेक रेवोल्यूशन। अब 2000 में अब उन्होंने क्या किया है कि इसको अब इस एजेंडे को रोल आउट करना शुरू करना। सो उसके लिए ह्यूज पैसा चाहिए था। ये सारी कंपनियां कैसे खरीदनी है, हवा से थोड़ी। तो फिर उन्होंने क्या किया, दे क्रिएटेड द बिगेस्ट एवर, मतलब बिकॉज दे नीड अ बिग वॉर, मतलब क्योंकि छोटी छोटी जंगें तो हो नहीं रही थी, उन्होंने नीड अ बिग वॉर, सो दे क्रिएटेड 9/11। 9/11, अब अगर मैं उसकी आपको शायद ये दिन की रोशनी की तरह मतलब प्रूव हो चुका है कि वो कैसे मुसाद ने वो सारे मतलब ऑपरेशन किया 9/11 का। CIA ने मिल के सारा इन्होंने खुद ऑपरेशन, वो कैसे इनसाइड जॉब की, उसकी आपको मैं कितनी कुछ डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्रीज और बुक्स उस पे बुक्स लिखी जा चुकी है, बुक्स लिखी जा चुकी है, मतलब कैसे वो बिल्डिंग गिर गई, इतने इतने मोटे स्टील बीम, एक मैच नहीं हो सकता। 17 बंदे आए, अमेरिका के सारे एयरपोर्ट्स को क्रॉस किया, प्लेन हाईजैक किए, वहीं पे प्रैक्टिस करते रहे और उसके बाद जाके जहाज मार दिए 2। आप वो भी सब छोड़ दें, आपको सिर्फ एक अगर आपको लिंक चाहिए ना, एक बंदे ने पूरी वो उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी है, डांसिंग इजराइलीज। डॉक्यूमेंट्री का नाम है, डॉक्यूमेंट्री का उसका नाम है डांसिंग इजराइली। वो क्या था भला, डांसिंग इजराइली 7 इजराइली थे, 4 से 7,
वो सात इसराइली वो क्या कर रहे थे, वो एक वैन लेके एक्सप्लोसिव से भरी हुई, वही सेम एक्सप्लोसिव जो न्यूयॉर्क उसमें यूज हुआ वर्ल्ड ट्रेड टावर्स में, जिसको गिराने के लिए सारा उन्होंने कंडक्ट किया। उससे पहले कैसे जाके उन्होंने फिट किया, कौन सी उन्होंने कंपनी हायर की स्वीडन की जो एक्सपर्ट थी डेमोलिशन में, कैसे वो एक दिन पहले उन्होंने सारा बहाना बना के 3 दिन पहले लिफ्टें बंद की, डेमोलिशन पूरे इंस्टॉल किए बिल्डिंग में, बिल्डिंग कैसे खाली की, कैसे उसको वो वाले सारे लोग नहीं आए उस दिन। उन्होंने उसके बाद क्या किया, ये जो डांसिंग इजरायली स्टोरी थी ना, ये सिर्फ उसका एक छोटा सा बड़े मजे का वो था। अब उसमें क्या किया, ये जो न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स थे उनके बिल्कुल सामने जो उनका व्यू लेने के लिए क्लियर, ये लोग कैमरास लगा के बैठे हुए छत पे, कैमरास लगा के बिल्डिंग की एग्जैक्ट उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और पिक्चर्स ले रहे थे, बिकॉज दे न्यू व्हाट। सो जब वो प्लेन आगे अंदर लगा तो वो सारे खुशी से नाच रहे थे और जपियां डाल रहे थे, इसीलिए उसका डॉक्यूमेंट्री का नाम है द डांसिंग इजराइलीज। So wait, that video is in that documentary? एग्जैक्टली, इट इज इन द डॉक्यूमेंट्री, नॉट जस्ट इन द डॉक्यूमेंट्री। ये तो एफबीआई ने कब हुआ है ना, वो लोग बाद में अरेस्ट हो गए ना, मतलब बिकॉज लोगों ने बता दिया ना फॉरन कॉल करके कि मतलब लोगों ने रिपोर्ट किया कि इस तरह एक फॉरन मतलब यहाँ पे डांसिंग ये लोग हैं जो यहाँ पे नाच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और ये वो, और एक वाइट वैन है जो मतलब घूम रही है। एफबीआई ने फॉरन उनको, पुलिस ने अरेस्ट किया विद इन 13 आवर्स, फॉरन उनको फेडरल कस्टडी में चले गए। अब उनको ग्वांतनामो बे में जाना चाहिए था। सोचो जरा, टेररिज्म एजेंडा पूरा ये वो, और वो किधर गए बंदे, वो 72 घंटे बाद इसराइल वापस। चारों इजरायली सिटीजन से पहले इन्होंने कहा मुसलमान हैं, अरब लुकिंग है, ये वो सारा जो एजेंडा ये बोलते हैं। बाद में इन्होंने वो क्या किया, मैंने जो वही लॉ ऑफ रिटर्न जो आपको बताया इसराइल का, वो 72 घंटे बाद ओके सारे चारों जो भी इनका सिटीजन होगा वो वापस जाएगा, चारों के चारों वापस इसराइल। अब उससे भी आगे चले जाए, अरे ये तो मतलब इतना डे लाइट की तरह। फिर एफबीआई ने वो पूरे लिखे कि उन सारों की कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स थी, वो सारे क्या बता रहे थे कि हम यहाँ से आ रहे थे, वहां से नहीं आ रहे थे, वो बता रहे थे कि हम छुट्टी पे, हमें आज छुट्टी है, उनको मतलब वो कहीं काम नहीं करते, उनका ना वर्क रिकॉर्ड है। वो काम किसके लिए कर रहे थे, एक इजरायली बिजनेसमैन ने वहां पे एक मूविंग कंपनी बनाई हुई थी, इसलिए वहां पे बहुत मीम बने थे, मूविंग सिस्टम्स। अगर आपको उस टाइम शायद याद नहीं है, मैं बहुत ज्यादा वो मीम्स और ये चीजें देखता था 2011-12 में, पीक पे हुआ था। वो जो भी चीज नजर आती थी, कोई बिल्डिंग आती थी, कोई बिल्डिंग होती थी ना, वो कहता था ना मैंने अपना घर मूव करना, वो कहते थे मूविंग सिस्टम्स को बुला लो। सो बेसिकली दे न्यू कि वो आगे क्या करेंगे। तो वो इजरायली जो बिजनेसमैन था, जो द वन हु ओन्ड द कंपनी मूविंग सिस्टम, उसको एफबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया, उसको जाके उसको पूछा, उसके कंप्यूटर सारे सीज किए, उसकी सारी, अगले दिन वापस गया वो इजराइल भाग, आज तक वापस नहीं आया। ये जो 4 डांसिंग इजरायलीज थे, बाद में जाके पता चला कि वो चारों के चारों मुसाद के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स। तो बाद में पता चला उनका इजराइल जेरूसलम टीवी पे उनका ऑन एयर इंटरव्यू मौजूद है, वो अभी भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है। वो पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसमें बंदा वो अपने मुंह से मान रहे हैं कि वी वर देयर टू डॉक्यूमेंट द इवेंट। व्हाट इवेंट, तुम्हें किसने बताया इवेंट का? ये तो लोग तो जब पहला प्लेन भी लग गया, इट्स नॉट लाइक अ टुमारोलैंड इवेंट कि आप जिसको प्लान करके जा रहे थे यार। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम उस इवेंट को डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं, और उससे कोई पूछ ही नहीं रहा कि डॉक्यूमेंट तुम्हें कैसे पता है ये होना है। लोग तो जब तक प्लेन लग भी गया तब भी समझ रहे थे कि ये शायद कोई एक्सीडेंट है। किसी को ये नहीं पता था कि जो टेररिस्ट अटैक इन्होंने एजेंडा बनाना है, वो तो इन्होंने बाद में बनाया। पहले तो इन्होंने वो ये था कि शायद एक्सीडेंट प्लेन लग गया, तो वो पहले से बता रहे हैं कि, और फिर उसकी स्टोरी क्या थी, उनकी एफबीआई को स्टेटमेंट क्या थी कि जब पहला प्लेन लगा ना तो हमें समझ लग गई थी कि कुछ और भी होगा। दूसरा प्लेन, तो इसलिए हम भाग के छत पे चढ़ के हमने जाके कैमरा इंस्टॉल कर। सो दिस इज हाउ दे प्लान इट। सिम्पसन्स का पता नहीं यार, वो आई डोंट अंडरस्टैंड के हाउ डिड दे प्रेडिक्ट सो मच। एक होता है ना कि एक आधा इवेंट होता है, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स। कभी आपको बताऊंगा, दे डोंट प्रेडिक्ट, दे नो इट, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आई थॉट कि ये चीज भी डिस्कस होगी इसके वो नहीं, मैं वो सेपरेट टॉपिक, वो आपको बाद में। सिम्पसन्स बेसिकली मतलब क्या, सारी मीडिया इंडस्ट्री, हॉलीवुड इंडस्ट्री, दे ओन इट, दे कंट्रोल इट। एरी मैनुअल मतलब एक बंदा है जो आधे हॉलीवुड को कंट्रोल करता है, उसके नीचे यूएफसी को वो ओन करता है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ को वो ओन करता है, बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशंस को वो ओन करता है, जो रोगन का एजेंट वो है, मार्क वॉलबर्ग का एजेंट वो है, आधी हॉलीवुड इंडस्ट्री का वो एक अकेला बंदा है, एरी मैनुअल। ओके, सो ये वो बंदे, मतलब इसके बाद एक वो बंदा है जो सारी म्यूजिक इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, बल्कि 2 बंदे हैं। उसके बाद 2 रैबर्स हैं जो पूरी पॉर्न इंडस्ट्री कंट्रोल करते हैं। उसके बाद वो है अभी जो पॉर्न हब है वो खरीद लिया है एक रैबाई ने, जी इट्स ऑन द इंटरनेट, जस्ट गो सर्च के हु विच रैबाई, उसका नाम है, मतलब वो। फिर उसके बाद गैम्बलिंग, सबसे ज्यादा जो अमेरिका में गैम्बलिंग, जो यूनिवर्सिटी गैम्बलिंग होती है, वो जो 2 बैटिंग कंपनीज है, वो दोनों रैबाइज की हैं, जूइश रैबाइज की। और इजराइल में उन्होंने फतवा दिया हुआ है कि गैम्बलिंग हराम है, पोर्नोग्राफी हराम है, ये सारी चीजें ये मतलब वो करती हैं, ठीक है। और अमेरिका में
वो अब जो टोटल वो चीज़ें वो प्रॉब्लम, बल्कि दे ओन द इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, अमेरिका ऐसे तबाह नहीं हुआ, अमेरिका को तबाह करने में उनको बड़ी मेहनत लगी है। दे अंडरस्टूड दिस। जब पहली सिविल वॉर की उन्होंने इंग्लैंड से फंड करवा के, तो उनको समझ लग गई कि इतनी गन्स है इनके पास, इधर इसको ओवरटेक नहीं किया जा सकता बाहर से हमला करके, इसको अंदर से तोड़ना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ दे डिड। सिस्टमैटिकली। अब ये 2000, अच्छा उसके बाद ये जो प्लान था ना, बाय द वे, दिस 9/11 दिस जस्ट डिडंट हैपन ओवरनाइट। ये उनको इराक में मिलिट्री बेस जो अमेरिका की है, ये हैरी एस ट्रूमैन का, जो मैंने आपको ट्रूमैन डॉक्ट्राइन आपके साथ डिस्कस किया था, ये उसका एक पॉइंट था कि हमें मिडिल ईस्ट में, स्पेसिफिकली नेमली इराक में, बहुत बड़ी एक मिलिट्री बेस चाहिए। ओके, सही है। तो 9/11 कनेक्शन, 9/11 किया एक बड़ी वॉर करवाने के लिए ताकि पैसे आ सकें। नॉट जस्ट पैसे, हाँ, मतलब वन ऑफ द फैक्टर्स, पैसे ऑब्वियसली द मेन थिंग, और उसके बाद पूरी दुनिया का नक्शा चेंज, कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल, केओस, हुकूमतें खत्म, वॉर्स क्रिएट केओस, गवर्नमेंट्स डाई, बिजनेसेस डाई, कंट्रीज कम ऑन देयर नीज, दैट्स व्हाट दे डिड। अगर आप रॉकफेलर, रॉथशाइल्ड, सिसल रोड्स, फरमैन, कोहन और ये सारे जो लेमन ब्रदर, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, इनको आप वर्ल्ड वॉर 2 और 1 के बाद अगर प्रोसिक्यूट कर देते ना, तो दुनिया, नक्शा ही और होता दुनिया, सुकून ही सुकून होता दुनिया में। ठीक है। सो ये इन्होंने, अब ये जो इनका एजेंडा, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन में था ये चीज कि हमें इराक में बहुत बड़ी एक मिलिट्री बेस चाहिए। सो दैट्स व्हाई दे, मतलब ये इन्होंने सारी चीज वो प्रोपोगेट की। उसके बाद आप वो बुश को देखें, वो जो स्कूल में जाके सुबह 8:30 सवा 8 बजे बैठा हुआ है वो वहाँ पे एक्टिंग भी नहीं कर सका, मतलब ही कुड नॉट इवन एक्टिंग भी नहीं हो सकी। तो वो और कई लाइक जो आपको सुनने वाले, जो मैंने मोस्टली लोग देखे ना हमारे वो यूट्यूब के एल्गोरिथम में, वो मोस्टली लोग हैं जो 18 to 24 हैं। तो यू नो कि जो 18 to 24 हैं, वो जब 9/11 हुआ तो उस तरह से होश में नहीं थे जिस तरह से हम थे। वैसे हम भी छोटे थे, लेकिन कंपैरेटिवली हम इतने थे कि हमें पता चल रहा था यार ये इवेंट हो रहा है, जहाज वाजरे और सारा कुछ पता, सारा तो बाद में जाके चला। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के इट्स, यू शुड नॉट टेक इट वेरी लाइटली। ये इतना बड़ा इवेंट था कि इसके बाद पूरी दुनिया का लिटरली नक्शा चेंज हो गया। उसके बाद सिर्फ उस एक वाक़े को ग्राउंड बना के इतनी सारी इन्वेजन्स हुई, जिसमें अफगानिस्तान आ गया, जिसमें इराक आ गया, और पूरा मिडल ईस्ट जो शुरू से ही डिस्टेबलाइज था, उसको और डिस्टेबलाइज करने में जो देखे कि आज तक आप जितना भी सुनते हैं ना मिडल ईस्ट के अंदर, तो वो सारा कुछ वो उसके जिसको कहते हैं ना उर्दू में बतन से निकला है। तो वो 9/11 उसकी जो है ना वो एक सबसे बेस रीज़न है। तो इसलिए इसको लाइटली नहीं लेना पड़ेगा ना। 9/11 वो इवेंट है जो बिल्डर्सबर्ग ग्रुप 50 से कह रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये यहाँ से वो शुरू हुआ था, फाउंडेशन है उसकी। ये उसकी इतनी कॉन्क्रीट फाउंडेशन थी कि मतलब इसके बाद से उन्होंने पूरी दुनिया का मुल्क, आइडियोलॉजीज, टेररिज्म, बिलीफ सिस्टम्स, व्यूज, ग्लोबलाइजेशन, ये सब कुछ चेंज होकर रह गया था। बिल्कुल। सो अब जो, अगर आप इसको अब आप ज़रा इवेंट्स को देखें, अब 2000 में वो लोग, बुश जो है वो ये शुरू कर देते हैं 9/11 और ये वॉर शुरू हो जाती है। सो अफगानिस्तान में जो वॉर है, जो नॉन फिगर उन्होंने दिया 20 साल, मतलब ये वॉर ऑन टेरर, जो नॉन फिगर उन्होंने दिया तकरीबन $22 ट्रिलियन, $22 ट्रिलियन एक्सपेंस ऑफ वॉर, एवरीथिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मिलिट्री, एवरीथिंग। सो दिस नंबर इज नोन। आपको पता है मिलिट्री कभी भी सही नंबर नहीं देती अपनी एक्सपेंडिंग। वो $2 ट्रिलियन दिया हुआ है। नो कि अफगानिस्तान में जो हमारा नुकसान हुआ है वो $2 ट्रिलियन नहीं, मतलब $19 ट्रिलियन तो मतलब उन्होंने खुद क्लेम किया था। सो ये कि हमारा 20 सालों में पूरा ये वॉर ऑन टेरर का, तो मतलब ये इतना इसके ऊपर है भी, वो किसको गया सारा पैसा? उन फाउंडेशंस को। सो अब ये एक्चुअली आई वांट यू टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट अ लिटिल बिट, किस तरह से, क्योंकि मेरे जैसे लोगों को समझ नहीं आएगी कि वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जो एक, जिसको हम कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में डिस्कशन करना मेरे ख्याल में ज़रूरी है। क्योंकि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वहाँ पे इस तरह से इन्वॉल्व था कि वो काइंड ऑफ जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो वहाँ पे आके उनको मील्स प्रोवाइड कर रही हैं, असला प्रोवाइड कर रही हैं। व्हाट वर द नेम्स ऑफ द कंपनीज? मैं आपको अब मैं कहता हूँ उसको जरा डॉट्स कनेक्ट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। बेसिकली होता है कि ये मैंने आपको पूरा बताया है कि अमेरिका का रिजर्व करेंसी का जो स्टेटस है दुनिया में रखने के लिए, उसके लिए मतलब ये मिलिट्री माइट है पूरी की पूरी, ये जो पूरी उनकी मिलिट्री है, इतनी फंडिंग इसकी, इतना पैसा है। ये अगर आप देखें जो हमेशा इकॉनमीज ग्रो करती हैं वो ऑर्गेनिक है। मैंने इसलिए पहले भी बताया था कि ये अमेरिका की इकॉनमी जो है ये सिर्फ हवा पे चल रही है, पंप भरे हुए हैं, ये गुब्बारा है, हवा भर रहे हैं, फ्यूम्स पे चल रही है।
बबल है ये। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद एक आधा बबल बस्ट होता है और फिर एक क्राइसिस आते हैं। वो खुद बस मतलब वो क्योंकि वो सस्टेनेबल ही चीज़ नहीं हाँ। होती, मतलब आप ये खुद जब एक हद तक ले जाते हैं फिर उसको स्पेकुलेशन तोड़ते पे हैं, पुश फिर कर उसके करके बाद ऊपर ले ओवर जाते हैं, जिस तरह स्पेकुलेशन। से हाउसिंग बबल था। सो बेसिकली अब देखें, अब ये कंपनीज देखिए क्या करती है जब इन्होंने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बनना शुरू हुए। अब जैसे ब्लैक रॉक की एग्जांपल लेते हैं। सो ब्लैक रॉक जो है वो एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है। लैरी फिंक उसका सीईओ है जिसने 80s में उसको स्टार्ट किया, मतलब उसका वो कुछ भी नहीं है, वो मतलब सामने उसका असल जो वो लोग हैं जिसके पास ब्लैक रॉक के पास जिनका सारा पैसा है। सो अब ब्लैक रॉक को देखे कि वो किस तरह उसने इन्फ्लुएंस करना शुरू किया, मतलब किस तरह वो जो अभी अभी आप ले लेंगे, अब अभी वो क्या क्या ओन करते हैं ब्लैक रॉक। देखें, अब सबसे मेन जो अमेरिका की इकॉनमी है वो चलती है डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स पे। मैंने आपको बताया कि जो भी अमेरिकन आर्मी होती है, अमेरिकन आर्मी को एक जुराब भी अगर चाहिए, एक ग्लव भी चाहिए या F-35 लाइटनिंग भी चाहिए, तो ये प्राइवेट कंपनियां बना के देती हैं। कौन सी कंपनी? सबसे पहले है रेथियन। रेथियन जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है, मतलब जो आप इन अमेरिका को आप समझें कि जो फाइटर जेट्स, जो आपके मेन इनकी वेपनरी और इस तरह की चीज़ें इनको बना के देती है टेक्नोलॉजी रिलेटेड। उसके बाद आ जाती है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन वो है जो इनका सारा का सारा असला बनाती है, जो इनकी सारी मिसाइल्स, जो इनकी इस तरह के सारे सिस्टम्स हैं, इनके गोला बारूद बड़ा, जो इनके नए नए मिसाइल्स, नई नई इवन वॉर हेड्स, न्यूक्लियर वॉर हेड्स इवन, वो सारे ये बनाते हैं। उसके बाद रेथियन के बाद 2 4 3 कंपनियां इस तरह और नीचे आ जाती हैं। अब वो जो अब ये 5 है मेन कंपनीज। अब इन कंपनीज ने क्या किया हुआ है, इनके नीचे हैं 10 10 20 20 50 कंपनीज। वो कंपनीज हैं ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, और ये सारी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं जी, पब्लिकली। अब देखिए ये करते क्या है कि अब एक मुझे कॉन्ट्रैक्ट में जाके मिलेगा अमेरिकन आर्मी से कि जी अमेरिकन आर्मी को मैंने 50 फाइटर जेट बना के देने। अभी जैसे F-35 लाइटनिंग की जो डील अमेरिका ने साइन की हुई है इसके साथ, रेथियन के साथ, उस डील की वैल्यू है $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन। सो अब जब उसको पैसा मिलता है वो आगे क्या करेगी कि एक मैन्युफैक्चरिंग पार्ट बनाने के लिए एक इसको ठेका दे देगी, एक चीज बनाने के लिए इसको सारे प्राइवेट। अब ये इन्होंने किया क्या, मैंने आपको बताया था 90s से पहले 56 कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स थे डिफेंस। इन्होंने क्या किया, ये जब इन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग करना शुरू की, इकट्ठे होना शुरू हो गए। जब ये इकट्ठे हुए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनोपोली बना ली, और जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ये छोटे मैन्युफैक्चरर्स थे, उनको फारिग कर दी, तो अपनी मोनोपोली बना ली। अब ऊपर सिर्फ 5 रह गए। इसमें एक और मैं चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जस्ट टेक इट लाइक, मैं एज आई सेड कि ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं, तो जस्ट लाइक टेस्ला एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। तो फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ओन्स टेस्ला, तो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है तो डेफिनेटली उसके शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स ने उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं और उसकी एक वर्थ बनती जा रही है $500 बिलियन, $600 बिलियन। तो उसके बाद वो एक एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो गाड़ियों की शक्ल में है या फिर रॉकेट्स की शक्ल में और ये सारी चीज़ें। अब ये जो पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है ये चल सिर्फ इस तरह सकती है कि इसकी प्रोडक्ट बिकेगी मार्केट में। इसी तरह से ये जो रेथियन है या लॉकहीड मार्टिन है, ये सब लोग प्रोड्यूस करते हैं असला। अब पब्लिकली ट्रेडेड का मतलब ये है कि लोगों के पैसे इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, तो अगर असला बिकेगा, जैसे टेस्ला की गाड़ियां बिकेंगी तो वो कंपनी चलेगी, इसी तरह से इनका असला बिकेगा तो ये कंपनियां चलेंगी, वरना ये कंपनियां नहीं चलेंगी। तो इसीलिए फिर असला कहाँ पे बेचना है, असला कब बिकेगा, जब जंगें होंगी, जब वॉर्स होंगी। तो ये आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। बेसिकली देखिए आप, ये वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जो रॉस चाइल्ड्स और बैंकिंग फैमिलीज थी, जो सिसिल रोड्स और वो सारे लोग थे, वो यही काम कर रहे थे। एग्जैक्टली। वो इधर से पैसा देते थे असले के लिए, उधर से पैसा देते थे रीबिल्डिंग के लिए, कि वॉर्स को प्राइवेटाइज वॉर्स को। तो अब अगर वॉर होगी नहीं तो वो किसको बेचेंगे, तो वो क्या करते थे फिर जाके, मैंने आपको पहले भी उनका बताया, ये उनका फॉर्मूला था, उन्होंने निकाला था। तो अब वो क्या करते थे फिर जाके, वो किंग्स और एम्परर्स, जो उनके वो चमचे, जो उनके वो सारे एडवाइजर, जो उनके मशीर वजीर होते थे, वो उनको जाके प्रोपोगेट करते थे कि वो उनके एजेंडे, उनकी वो चीजें करते थे। अब आप आगे आ जाए। सो अब उन्होंने क्या किया, मैंने ये आपको पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया था कि जो बिल्डर्सबर्ग ग्रुप बना है, जो उसका मतलब जो प्रिंस बर्नार्ड था, जो उसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर नाजी पार्टी से जो आया हुआ था, उसने क्या किया, वो लॉकहीड मार्टिन से ब्राइब ले रहा था। ये तो मतलब वो तो ब्राइब ले रहा था, मतलब पैसे उसने, बंदा ही उनका था वो। तो वो क्या कर रहा था, वो बिल्डर्सबर्ग मीटिंग्स में, अब क्या है, बिल्डर्सबर्ग है तो बेसिकली सारे वही, लेकिन लॉकहीड मार्टिन एक स्पेसिफिक चीज बना रही है,
तो वो स्पेसिफिक चीज बेचने के लिए वो स्पेसिफिक आगे वो उनको क्रिएट करना पड़ेगा सिनेरियो। फॉर एग्जांपल अगर वो बना रही है मिसाइल, तो उनको ऐसी चीज चाहिए कि कहीं पे मिसाइल यूज हो। मतलब इलॉन मस्क ने अगर टेस्ला बेचनी है तो हाइब्रिड कार्स की डिमांड ज्यादा होनी पड़ेगी। हाँ, अब और अगर उन्होंने ये बेचना है तो फिर वॉर की डिमांड ज्यादा होनी चाहिए। सो अब बेसिकली वो क्या कर रहा था, वो लॉकहीड मार्टिन का एजेंडा प्रमोट कर रहा था। वैसे तो मैंने आपको बताया ये सारा स्वॉर्म ऊपर एक है, मतलब ऊपर रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर्स, ये वो, इनके ऊपर रॉयल्टी भी बैठी हुई है। जो बात वो रह गई थी वो डिस्कस बाद में कर लेंगे। ये सारे वो ग्रुप्स हैं कि ये अब जैसे वो लॉकहीड मार्टिन एक अपना स्पेसिफिक जो चीज बना रही थी, उसके लिए वो उसको कह रही थी कि प्रिंस बर्नार्ड को कि तू ये चीज कर, बाकियों को बाद में देखेंगे, बाकियों को देख लेंगे, वो रेथियन अपना देख लेगी, खुद वो फलाना अपना देख लेंगे, मेरा कर तू। अब आप समझ रहे कि इनमें आपस में भी, अंदर भी, घर में भी हुआ है। सो अब वो क्या करते हैं, सो ये कंपनीज जो हैं वो उनका असर, बेसिकली ये सारी कंपनीज जो हैं, लॉकहीड मार्टिन, उसका सबसे बड़ा जो है वो शेयर होल्डर कौन है? ब्लैक रॉक। ओके। सेकंड कौन है? वैनगार्ड। थर्ड कौन है? स्टेट स्ट्रीट। अब आ जाए रेथियन पे। रेथियन का सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? ब्लैक रॉक। उसके बाद आप बाकी एयरबस पे आ जाए, एयरबस 340, उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर ब्लैक रॉक। एप्पल, ब्लैक रॉक। ये थर्ड वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट। एप्पल एज वेल। जी, एप्पल एज वेल। अब आगे चले, अब जो टेस्ला है उसमें इलोन के कितने शेयर्स हैं? 12%। ही इज नॉट द ओनर ऑफ टेस्ला। टेस्ला जो कंपनी थी, इसका पहले नाम कुछ और होता था। ये अब जब 2003 में 4 में जब इसका नाम उन्होंने टेस्ला किया कंपनी का, तो इलॉन मस्क ने इसको $6 मिलियन इसके अंदर कंपनी के डाल के इसके अंदर एज ए जॉब काम स्टार्ट किया था। उसके बाद जो पीछे उसके बैठे हुए हैं, ये जो सारा स्वॉर्म, वो सारा ग्रुप, इलॉन मस्क जो है वो जो नई ग्लोबल गवर्नमेंट बन रही है, वो उस गवर्नमेंट का पोस्टर बॉय है। और वो उस गवर्नमेंट के लिए वो सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है। जो इलॉन मस्क का मैंने आपको पहले बताया, इलॉन मस्क क्या है, वो अमेरिकन गवर्नमेंट है। किसी को नहीं पता कि कितना अमेरिकन गवर्नमेंट का पैसा है, कितना इलॉन का है, कि ये इलॉन का फैसला है या अमेरिकन गवर्नमेंट का, ये किसी को नहीं पता। स्पेस एक्स, $5.7 बिलियन उसको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिला, फिर स्पेस एक्स जाके सारी स्टार्ट हुई और खड़ी हुई। $5.7 बिलियन। टेस्ला को $2 बिलियन के कार्बन क्रेडिट्स मिले, फिर उसकी जाके वैल्यूएशन $600 बिलियन पे, और उसकी वैल्यूएशन खुद इन्होंने की। और टेस्ला क्या बना रही? इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ, किसके साथ अटैच हुआ? क्लाइमेट चेंज एजेंडा। और वो कहाँ से आया? सारा WEF और इनने। टेस्ला का सबसे बड़ा तो नहीं आप कह सकते, लेकिन जो मेन जो टॉप है ना 3 शेयर होल्डर्स, वो कौन है? ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट। जो साइबर उसका न्यूरल लिंक है, उसके शेयर होल्डर्स कौन है? ब्लैक रॉक। जो अब एक्स, ट्विटर, उस पर आ जाए। सो अब ट्विटर क्या है? अब एक सेक्शन है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कहते हैं सेक्शन 230। वो क्या है? वो बेसिकली अलायंस है किसके दरमियान? सिलिकॉन वैली और कांग्रेस गवर्नमेंट के दरमियान। क्या अलायंस है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या है? पपेट ऑफ हु? ऑल दोज रॉकफेलर्स एंड ऑल दीज पीपल। सो अब वो उनको कह रहे हैं कि अगर आप हमारी कंपनीज को, वो टू सेक्शन 230 क्या है, वो सिलिकॉन वैलीज में कि जितनी सोशल मीडिया कंपनीज है वो उनको 10x वैल्यूएशन देती है। उसका मतलब ये है, कंपनी की वैल्यू अगर ₹1 है तो वो उसको ₹10 शो करेगी। It's a fraud, daylight fraud. That's why the Twitter is valued so high. That's why the Google, Amazon, Facebook, they are valued so high. So basically वो क्यों, और वो क्यों कर रहे हैं? वो मतलब उनको क्या फायदा मिल रहा है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट, क्योंकि ये जितनी सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उन सारों ने अपना सारा डेटा किसको दिया हुआ है? गवर्नमेंट को। तो ये इनका अलायंस है, ये फेसबुक, गूगल, ये सब। अब जो ये, सो बेसिकली वो क्या, अब जैसे ये सारी वो, अब जैसे स्पेस में वो रॉकेट भेजी जा रहा है, सैटेलाइटें लॉन्च करी जा रहा है। जो न्यूरल आपका स्टार लिंक है, हाँ स्टार लिंक, वो क्या है? वो मतलब वो सैटेलाइट्स हैं जो स्पेस में बहुत लो ऑर्बिट्स में हैं। और वो बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स हैं। तो वो अमेरिका की हुकूमत और उसकी मर्जी के बगैर ही मतलब सारा कुछ भेजी जा रहा है स्पेस में। आप सोचें 2 मिनट के लिए, इलॉन मस्क जो है वो ग्लोबल, जो गवर्नमेंट ग्लोबलिस्ट है, वो उनका एजेंडा। इलॉन मस्क आया कहां से है? इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका से है बेसिकली। उसकी फैमिली साउथ अफ्रीका से, एंड दे वर दोज वाइट्स जो कि कालों को सप्रेस करते थे, मारते थे। दे हेट ब्लैक्स। इलॉन मस्क के बाप ने अपनी स्टेप डॉटर से शादी की है, पहले मां से शादी की है, बाद में अपनी स्टेप डॉटर से। जी, दीज आर दोज पीपल इविल। अब ये कोई सीक्रेट नहीं है, जाए गूगल करें। क्यों नहीं ये चीजें फेमस होती? क्योंकि वो एजेंडा प्रमोट नहीं करते। वो इसके ऊपर मीम्स नहीं बनेंगे ट्विटर पे, इसके ऊपर ये चीजें नहीं होंगी गूगल, फेसबुक पे। स्टार्ट करते हैं ट्रेंड, करें आप, वो पकड़ेगा नहीं ट्रेंड, कहीं नहीं जाएगा, ट्रेंड नहीं बनेगा। हाँ। तो इमेजिन दीज पीपल,
मैं लुक एट ईलॉन, मतलब ही इज अ वियर्ड, मतलब एलियन टाइप गाय, मतलब अब उसको उन्होंने वाकई व्हाई आर ऑल ऑफ देम बिकॉज द बिलियनियर्स वर क्योंकि दीज अब आप they behave like aliens एग्जैक्टली क्यों भला दे आर एक्चुअली वेरी लो सब पार ह्यूमंस, क्योंकि देखें इंसान जो है जब वो पैदा होता है तो वो सारी चीजें लर्न करता है। अब ये लोग क्या लर्न करते हैं? मैनिपुलेशन, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर्स, कंट्रोल, पावर, डोमिनेशन, क्योंकि ये उन जायनिस्ट एलिट्स के बच्चे हैं, एरिस्टोक्रेट्स और उनके बच्चे हैं, कभी कोई काम नहीं करते। इंसान जिस तरह अल्लाह ने उसका सिस्टम बनाया है, जो उसकी हड्डियां, जो उसका ब्लड एंड बोन्स है, वो इस तरह बना हुआ है कि द मोर यू वर्क विद हैंड, द मोर यू गो आउट इन नेचर, द मोर यू स्पेंड टाइम, जितना आप हाथ से ज्यादा काम करेंगे उतना ही आपके सब एक्सपीरियंस, इंसानी जिस्म, हर चीज बेहतर रहती है। इमोशंस पे आ जाए, इंसानी इमोशंस जो है, जो सबसे पहला इमोशन इंसान जो है वो प्यार है, ह्यूमैनिटी है, एहसास है। वो इंसान सीखता है कैसे, कब? बचपन में। एम्पैथी कैसे कैसे सीखता है बोला? जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको वो एहसास दिलाती है। बच्चे को तो नहीं पता होता कि ये मेरी माँ है। हाउ डज अ चाइल्ड नो कि दिस इज माई मदर? अपने प्यार से, अपने अफेक्शन से, अपने एहसास से। दैट्स हाउ द मदर टेल्स द चाइल्ड कि अब दीज पीपल डोंट हैव दिस इमोशन। ये लोग इस जज्बे से आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये तो नैनियों से और फिलिपीनी मेड से बड़े हुए। दे नेवर न्यू लव, मतलब इनके अंदर सिंपथी, एम्पथी, प्यार, इस तरह की चीजें हैं ही नहीं। यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि ये इतना ईवल ग्रुप है कि मतलब अब देखें, आप इनकी आंखें देखा करें जब ये कोई बात करते हैं, आप लुक एट देयर आईज। सो बिलियनियर्स इतने ज्यादा ईवल पोर्ट्रे हो चुके हुए थे, मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर और आफ्टर वो सारी चीजें जो 9/11 टेररिस्ट एजेंडा ये वो, कि उसके बाद उन्होंने ये सारा एजेंडा जो प्रमोट, उसके बाद उनको एक पोस्टर बॉय चाहिए था कि मतलब जो जरा बिलियनियर्स के थोड़ा सॉफ्ट इमेज दे, और उसने आके देना शुरू। कभी वो फ्लेम थ्रोअर बना रहा है, कभी वो जमीन में, हाँ, जैसे एक्टिंग लाइक नर्ड सा बच्चा है, उसने पैसे काफी कमा लिए उसकी हरकतें देखें, वो मार्स पे कॉलोनी बना रहे हैं। इंसानों के लिए वो खिदमत कर रहा है और कह रहा है आगे कि मैं मार्स पे कॉलोनी बनानी। अब कुछ समझ में आने वाली बात है? मतलब भाई तू इधर इंसानों के लिए तो कुछ कर, जिधर से तू उठ के आया अफ्रीका से, वहां तूने कुछ किया इंसानों के लिए? वहां तो तुम लोग सप्रेस कर रहे हो आज तक। तुम्हारे जो बड़े कहते हैं ना कि इंटरप्लैनेटरी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो कल को अगर ये खत्म हो जाएगी तो वहां पे भी जाके बस श्योर, यहाँ उनको पता है ना, क्योंकि यहाँ तो वो खत्म कर रहे हैं, खुद ही तो खत्म कर रहे हो। सो अब इलॉन मस्क जो है वो चाइना जाता है 2 साल पहले, इसके चाइना का विजिट है। हाँ। 1 साल पहले शायद। ग्लोबल टाइम्स एक चाइना का मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स, वो चाइना का इंग्लिश न्यूज़पेपर है, जो ट्विटर पे भी उसका पेज है। अब ट्विटर पे है, उसके नीचे अब जब इसने ट्विटर खरीदा तो इसने अपनी तरफ से बड़ी कि मैंने फ्री स्पीच और मैंने ये फाइल्स लीक कर दी। कोई फाइल्स इसने लीक नहीं की। वो सारी फाइल्स ऑलरेडी जो कोविड की मैं आपको बताता हूँ, वो सारी ऑलरेडी आउट हो चुकी थी। वो तो इसने सिर्फ लिमिटेड हैंग आउट किया। लिमिटेड हैंग आउट क्या होता है? जब पूरा सच बाहर आ जाए तो आप भाग के थोड़ा सच खुद बता दे। आपको पुलिस पकड़ने आ रही हो, आपने 10 कत्ल किए हो, आप भाग के जाके 1 कत्ल मान, हाँ मैंने कत्ल किया, 1 कत्ल मान, एक आपने किए 50 हो, तो इसको कहते हैं लिमिटेड हैंग आउट। तो ये हुआ था। ट्विटर ने तो पूरा का पूरा कोविड स्कैम जो था, पूरा एजेंडा था, उसको जो उसके साथ किया, डॉक्टर्स के साथ, मेडिकल बोर्ड्स के साथ, फिजिशियंस के साथ, पूरी जिंदगियां उनकी खत्म कर दी। लोगों ने खुदकुशियां की, कैंसल कल्चर वहां से क्रिएट हुआ, प्रमोट हुआ, एवरीथिंग इज फ्रॉम देयर। आज भी इलॉन मस्क जो है वो इजराइल पैलेस्टाइन का पूरा एजेंडा सप्रेस कर रहा है, पैलेस्टीनियंस को रीच उनकी कम कर रहा है। और उसने क्या नया रूल निकाल दिया? फ्री स्पीच इज नॉट इक्वल टू फ्री रीच। सो पीपल डोंट लिसन टू देम। मतलब ये लोग अब देखिए, इन्होंने चाइना में जब गया है तो उससे पहले उसने ना हर जो कोई भी पब्लिकेशन ट्विटर पे पेज है ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दी थी कि ये फलाना मीडिया रशिया है, तो ये रशिया का स्टेट मीडिया है, ताकि लोगों को पता हो कि हम किससे खबर सुन। अब उसने चाइना के नीचे लिखा हुआ था स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। चाइना के लिए उड़ा है, यहां से वहां तक लैंड करने से पहले उसके नीचे से मिटवा दिया कि चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया। क्यों? क्योंकि चाइनीज, मतलब वो उनको अच्छा लगेगा कि उनके स्टेट एफिलिएटेड मीडिया का मतलब है कि यानी कि दे आर अथॉरिटेरियन रिजीम, सो दे डोंट वांट टू पोर्ट्रे दैट टू द वर्ल्ड। अब वहां लैंड होने से पहले रिमूव कर दिया वो टाइटल। अभी भी जाके ग्लोबल टाइम्स का खोल के देखिए, वो टाइटल उस पर नहीं है। चाइना लैंड करता है, वहां पे जाके अपनी गीगा फैक्ट्री जो है इसकी, सबसे बड़ी जो इसकी गीगा फैक्ट्री है वो चाइना में। चाइना भी बन रही है, अब बन गई है। अच्छा, बन गई है, ओके। अब आगे चले, वो गीगा फैक्ट्री से उनके वर्कर्स के साथ जाके वहां वो पार्टी कर रहा है, उसके बाद वहां के IT कॉमर्स मिनिस्टर से मिल रहा है। वहां पे जो चाइना में आपको पता है
कि बैंक्स वगैरह कोई चीज़ नहीं है, वहाँ स्टेट कैपिटलिज्म है। स्टेट और कैपिटलिस्ट जो है वो एक है। स्टेट कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है, कैपिटलिस्ट क्या है, कंपनियां। आपके जो जिन लोगों को कैपिटलिज्म भी नहीं पता, ये बड़ा वर्ड है, लोग समझ पता नहीं क्या है, कुछ भी नहीं है। ये जो कंपनीज और ये फ्री मार्केट, इनकी जो कैपिटलिज्म, इल्यूजन ऑफ कॉर्पोरेशंस, ये मैंने आपको इल्यूजन ऑफ मनी, ये जो आइडियाज, ये जो बड़े बड़े वर्ड्स, ये जो साइबरनेटिक्स, फलाना ढिमकाना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए फेंके जाते हैं। पीछे इनके बाद सिर्फ कुछ भी नहीं होती। मतलब आप कोलो क्वांटीडा कह दें, आप करेला कह दें, मतलब ये वो वाली बात है। आप जिस तरह मर्जी, ये इंसान, ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करते हैं। क्योंकि अगर सिंपलीफाई कर देंगे तो सब लोगों को समझ आ जाएगी। ये एलीट्स लर्न करते हैं। जो आप बात करते हैं, वो अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं, दे सेंड देम देयर कि स्पीक इन अ वॉइस। सो द थिंग इज कि आप क्लॉस श्वाब को देख लो, तो वो स्पीक लाइक रोबोट्स, स्पीक लाइक रोबोट। लोग हो यार, पता नहीं यार, ये ही इज अ जीनियस, ही इज नॉट, मतलब ही इज, ये इन लोगों ने सिर्फ एक काम किया हुआ है। अब देखें, आप कभी हैरान होंगे कि ये लोग इतनी तरक्की कैसे कर गए। कि अगर ये इतने ही डम, इन्होंने कभी हाथ से काम नहीं किया, इतने मतलब ईवल लोग हैं, तो इतनी तरक्की कैसे कर गए। उसकी एक वजह है, दुनिया में जो भी कोई बंदा पैसा कमाता है, मतलब कोई जितना मर्जी भी ईवल हो, उसका इवेंचुअली कोई ना कोई रूल होता है, कोई ना कोई बॉटम उसका होता है कि यार यहां से नीचे मैंने नहीं गिरना। इनका कुछ नहीं है, नथिंग, कोई भी एक चीज भी नहीं है कि इनके जो बॉटम हो गए यार नहीं, बस यहाँ पे बस कर दो, ये चीज बस नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे सक्सीड सो मच। मैनिपुलेट करेंगे, वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, कत्ल करेंगे, मतलब आपकी कोई जो वर्ड सो एवर दे वांट टू डू टू प्रोपोगेट, टू अपना एजेंडा उसको करने के लिए। सो वहां पे जाके ईलॉन जब अपना वो, अब देखें, सो अब ये आपको नजर आ रहा है कि अब वहां पे ईलॉन ने जाके सबसे जो इसकी मेन मीटिंग थी, वो किसके साथ ही बोला, जो वी चैट की मतलब कंपनीज के जो उसके ओनर्स हैं, और वो सारे अलीबाबा एंड ऑल, अलीबाबा, अच्छा, वो आपको उस तरफ भी लेके जाता हूँ। तो इसने जो वी चैट जो है, वो आपको पता है, हमने खुद देखा हुआ है, बड़ा इट्स वन बड़ा हैवी एक्सपीरियंस है हमारा चाइना का, ऑल इन वन है, ऑल इन वन है। मैं स्टोरी बताता हूँ वैसे थोड़ी सी, कि वी वेंट टू चाइना और वी वर ऑन अ बिजनेस ट्रिप। तो वहाँ पे हम लोग, वहाँ पे होता क्या है कि जब आप सिम लेने जाते हो तो पहले तो एयरपोर्ट पे हमें रोक लिया, ठीक है, तो काशिफ साहब को वो ले गए हैं, संधू साहब को वो ले गए अंदर, और हम लोग बाहर निकल गए हैं, क्योंकि हमने तो कभी ट्विटर यूज़ ही नहीं किया, ना हमने कोई इस तरह की कोई बात की है, ना कोई छेड़खानी की है। संधू साहब को ले गए जी वो एक कमरे के अंदर, और उसके बाद कोई 50 मिनट के बाद संधू साहब बाहर आए हैं। हमने कहा क्या हुआ है, तो वो कहते हैं जी सबसे पहले मेरा फ़ोन चेक किया है, फिर उसके बाद उसकी बैटरी डाउन हो गई है, फिर ऑन करके मेरे से लॉक खुलवा के फिर चेक किया है। उन्होंने उनका पूरा फ़ोन थॉरली चेक किया, फिर उसके बाद इनकी जो ट्विटर पोस्ट और ये सारी की सारी चीज़ें थी, बिकॉज ही डजंट यूज़ एनी सोशल मीडिया बट ही यूज टू यूज़ ट्विटर, और इनका एक सीक्रेट मीम पेज भी था। तो उन्होंने वो सारे का सारा चेक किया, और चेक करने के बाद तो उन्होंने फिर वो BLA वगैरह के बारे में इनसे चीज़ें पूछते रहे कि आप उनसे एफिलिएटेड तो नहीं है, और ये सारी चीज़ें, क्योंकि उस वक्त CPEC बहुत ज़्यादा ऑन था, जो आजकल ऑफ हो गया हुआ है। तो खैर उसके बाद हम बाहर आ गए, और उसके बाद होता क्या है कि जब आपने चाइना में सिम कार्ड लेना होता है, तो आपने जाना होता है शॉप पे, तो जाके आप अपना पासपोर्ट शो करते हो, वो आपका पासपोर्ट देखते हैं, एंड दे पुट इट इन अ सेंट्रल सिस्टम, सम काइंड ऑफ थिंग, एज फार एज वी हर्ड। तो उसके बाद फिर वो आपके थंब प्रिंट्स वगैरह लेते हैं, और उसके बाद आपका फेशियल रिकग्निशन होती है, और उसके बाद आपको सिम कार्ड मिलता है। हम लोग पहले स्टोर पे गए जी, वहाँ पे जाके मैंने ऐसे दिखाया, मुझे सिम कार्ड दे दिया है। उसके बाद संजू साहब ने अपना पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने कहा कोई सिम कार्ड नहीं है। क्यों नो सिम फॉर यू, क्यों नहीं भाई? उन्होंने कहा कि नहीं, आपका रिकग्नाइज ही नहीं हो रहा पासपोर्ट। उसके बाद हम दूसरे स्टोर पे गए, तीसरे स्टोर पे गए, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनको वहाँ पे सिम कार्ड भी नहीं मिला, ठीक है। तो चाइना में इनकी कोई औकात नहीं है। तो दैट वाज अ वेरी फनी इंसिडेंट। उसके बाद फिर ये सारा टूर जो है ना, वो हम लोग मेरे वो फोन के थ्रू यूज करते हैं। वो एक उसमें आपको उन्होंने मेरा सारा जो डेटा डिलीट कर दिया था, डेटा डिलीट कर दिया उन्होंने, वो जब मेरा फोन, जितनी वो मीम्स थी ना, जितनी खतरनाक मीम्स थी, उसमें बड़ी बड़ी चीजें थी, डिलीटेड ऑल दैट। मैं अब सरप्राइज थी यार, इनको क्या। अब देखिए, आपको वो चीज हमने बाद में कितनी डिस्कस की। देखिए व्हाट प्रॉब्लम दे हैड विद मी। अब उनको देखिए 100 लोग आ रहे थे, तो उनमें से सिर्फ उसने दूर से ही मुझे इशारा कर दिया कि यू कम ऑन द साइड। तो हालांकि तुम्हारी शक्ल भी मेरे जैसी है, तो व्हाई डिडंट दे। अब क्यों? बिकॉज ऑफ माई लॉन्ग हेयर। पूरे चाइना में आपको किसी के लंबे बाल नजर आए? नहीं, हम दोनों को नहीं देखे, आपने नोट ही नहीं किया। सो मेरे अलावा चाइना में आपको किसी के लंबे बाल नहीं नजर आए, क्यों? अब सो द हैविंग लॉन्ग हेयर इज एन एक्सप्रेशन, आप इसको उस तरह समझ लें कि रिबेलियन टू द अथॉरिटी, ऐसे ही है।
कि जो अथॉरिटी है दे वांट यू टू बिहेव अ सर्टेन वे। अच्छा, हमारे बड़े भी यही समझते हमारे बड़े भी यही समझते हैं बड़े ना, वाल रखे ने यार। बिकॉज दे वर जितना मर्जी कोई हो जाए ना, बनने की कोशिश कर ले कि नहीं यार आई एम ओके विद एवरीथिंग, आई एम इन द फेवर ऑफ फ्रीडम, वो भी जब बड़े बाल देखता है ना तो वो एक दफा जरूर हो जाए यार बड़े बाल रखे ने यार, अच्छा चलो ठीक है, दिस इज वेरी फनी। मुझे ये समझ नहीं आती ये चीज। फैमिली में भी क्यों होता है पता, हाँ। क्योंकि अगर आप घर में बड़े बाल रख रहे हैं तो इन अ वेरी सटल वे आई एम सेइंग इट्स अ चैलेंज टू योर अब्बाज अथॉरिटी। और अब्बा जितना पावरफुल फिगर है साउथ एशिया में, अब्बा वो फिगर है जिसका FBI NSA इनसे ज्यादा होल्ड है, ठीक है। और अब्बे की जो छितर है ना, इट्स बीन रीशेपिंग लाइफ सिंस फॉरएवर, मतलब जो इन सब कॉन्टिनेंट, एंड इट्स अमेजिंग, आई लव दैट। मतलब किसी का डर होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ये। सो आई हैड अ प्रॉब्लम, लेकिन डर होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को भी अपने व्यूज जो है ना वो चेंज करने की जरूरत है, कि पीपल शुड नॉट बी वो जैसे कहते हैं ना कि, देखिए वो मैं डर एक और सेंस में बात कर रहा था, मतलब ऐसे बच्चों को आप डराना हरगिज भी नहीं चाहिए। नहीं मतलब, ये भी नहीं करना चाहिए कि आप किसी को प्रोफाइल कर रहे हैं उसके बालों की वजह से, आप बालों की वजह से नहीं कर। देखिए होता है क्या, अब देखिए सोसाइटी के अंदर जनरल नॉर्म्स होते हैं। अब देखिए, अब मैं आप मुझे बचपन से जानते हैं, आप देखें आपको पता है कि मेरे अंदर जो मतलब चीज़ें, मतलब मेरे व्यूज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट और तरह के हैं। अब मुझे एक बचपन से एक मसला था अथॉरिटी से, रिबेलियस वाला। इट वाजंट जस्ट रिबेलियस, अब वो चीज़ें उन बड़ी डिटेल में उनकी वजह से कि मुझे अथॉरिटी से मसला था, भले वो टीचर हो, भले वो मौलवी हो, भले वो घर में कोई अथॉरिटी फिगर हो, मुझे मसला था अथॉरिटी से कि मुझे यार अथॉरिटी से डिक्टेट ना करो। एंड डू यू नो वेयर इट कम्स फ्रॉम, इट इज इन आवर जीन्स। मतलब जो सब कॉन्टिनेंट में जाट लोग थे उनके बारे में इब्ने फरिश्ता वाला जीन्स, मैंने आपको बताया था कि इब्ने फरिश्ता जो हिस्टोरियन था उसने इनके बारे में जाके लिखा था कि ये एक सब कॉन्टिनेंट में एक कौम है, वो जाट उसको कहते हैं, जाल से। सो दे आर सो फ्री स्पिरिटेड कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड एनी अथॉरिटी। सो दिस इज जेनेटिक, मतलब ये चीजें अब देखें मेरे बाकी भाइयों में ये चीजें नहीं आई, क्यों नहीं आई? सो दिस इज ओनली हैपन्स, मतलब किसी एक में आ जाती है, किसी में नहीं आती कोई जीन, फिर ऊपर से आपकी थिंकिंग, आपका वे ऑफ, आप जब बड़े हो रहे होते हैं, ग्रूमिंग, एवरीथिंग, ऑल दोज थिंग्स मैटर। तो आई ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम विद अथॉरिटी। तो चाइना तो, अब बाय द वे, एक अथॉरिटी से प्रॉब्लम और ऊपर से चाइना मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन तो स्लेव्स हैं, मतलब आपने देख लिया कि और अच्छा तियानमिन स्क्वायर वाला वो जो था ना यार, मुझे वो बड़ा, तियानमिन स्क्वायर के अंदर देयर इज अ मेन स्क्वायर, आई एम श्योर एवरीवन नोज अबाउट दैट। तो हम लोग चले गए, मैं कहा यार काशी चलो परेड देखने जाते हैं, 5 बजे वहाँ पे परेड होती है, तो हम लोग परेड देखने चले गए। अब वहाँ पे वो मैं उसकी कोई ना कोई वीडियो भी निकाल के लगाऊंगा, परेड हो रही है वहाँ पे, परेड जब खत्म हो गई है तो फिर उसके बाद काले सूटों के अंदर, जनाब आपको काले डालों से डर लगता है, वहाँ पे काले सूट फिरते हैं हर टाइम, वो लोग सोटियां लेकर वो आए हैं और एक बड़ी बड़ी एक डिसिप्लिन तरीके से दे डिडंट, और उसके बाद वो आए और वो दरमियान में खड़े हो गए हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने सारों को कहा कि जस्ट डिस्पर्स हो, जैसे असेंबली डिस्पर्स हो जाती है, और लिटरली 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा तियानमिन स्क्वायर जो था, जहाँ पे हजारों लोग खड़े थे, वो खत्म हो चुका था, वो खाली, लिटरली बिल्कुल खाली हो चुका था। किसी ने पीछे मुड़ के भी ऐसे नहीं देखा, मुड़ के भी नहीं देखा। क्वेश्चन करना तो बड़ी दूर की बात है। उसकी वजह ये कि वो तियानमिन स्क्वायर के अंदर 83-84 के अंदर इंसिडेंट हुआ था, और वो सारे का सारा वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने मारा था टैंकों के नीचे देकर, और जिसका डेटा आज नहीं मिलता, क्योंकि जिस तरह से ज़ायनिस्ट का डेटा और इनकी जो कारनामे है ना उनका डेटा नहीं मिलता, इस तरह उनका भी डेटा नहीं मिलता। हाँ, अभी तो आपको मैं आगे बताता हूँ कि ये जो चाइना है ये एक्चुअली उन जायनिस्ट के साथ इस तरह है, ये जिनपिंग खुद एक बहुत बड़ा जायनिस्ट है। सो अब जायनिस्ट को आप सिर्फ इसलिए हजम करना मुश्किल हो जाएगा। अब आपको पता चलेगा कि अभी जो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है उसमें चाइना क्या रोल प्ले कर रहा है सीक्रेटली इजराइल के अंदर।